सो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आता है फिर जब आप बैंड्स बनाने लगते हैं तो लोग उसे ऑन नहीं करते, से कोई रिज़ाइन कर के चला जाएगा, ये सिस्टम इम्प्लीमेंट नहीं होता, लैग आता है। सो इम्पॉर्टेंट अगेन इसमें ये है कि फ़र्स्ट डे से जो चीज़ हो रही है वो होलिस्टिकली लोगों को बताई भी जाए। मैं क्यों कंट्रोल करूँ? हमारा HR में मसला ही सिर्फ ये है कि हम बैठ के डिसाइड कर देते हैं कि हमारा एम्प्लॉय इससे खुश होगा। बर्थडे पार्टी करा दो, 2 को पसंद आती है, 8 को पसंद नहीं आती। सो आस्क दोस्त जिसके लिए आप कर रहे हैं, अगर आप उससे पूछ के चीज़ें करेंगे या उसके लिए करेंगे तो उसको ज़्यादा अच्छा फील होगा और फिर वो उतनी ही उसकी एंगेजमेंट आएगी। क्योंकि हमारे पास अगेन प्रैक्टिसेस नहीं है, हमारा प्रोसेस कोई नहीं बना होता। हम उस लेवल पे इसलिए हम अपने आप को भी सेव करते हैं कि ठीक है 50 से 75 पे लेके आता हूँ, 2 लाख पे जाऊँगा तो आगे जवाब कौन देगा। और दूसरा स्टेप ये हो सकता है कि से अगेन आप स्टेप बाय स्टेप रोल आउट करें एंड मे बी गिव पीपल अ चांस कि इस रोल की ये रिक्वायरमेंट है, सो इफ़ यू विल मीट से इन 6 months तो यू विल स्टे इन दिस ग्रेड, अदरवाइज यू विल कम डाउन। दूसरी चीज़ हम कर रहे हैं, हम फ्लेक्सिबल अटेंडेंस कर रहे हैं, जिसमें हम वर्क फ्रॉम होम हाइब्रिड मॉडल पे जा रहे हैं, जिससे कंपनी की ऑब्वियसली इक्विपमेंट की कॉस्ट है, इसी की कॉस्ट है, तो दिस इज गुड। तो इससे एम्प्लॉय भी सेटिस्फाइड रहता है। इफ़ दे वांट टू स्पेंड टाइम एट देयर होम, उन्होंने फैमिली को टाइम देना है, वर्क लाइफ बैलेंस भी हो जाएगा और कंपनी की सेविंग भी हो जाएगी। राइट, व्हाट कम्स इन योर माइंड आफ्टर सीइंग दिस? ये क्या डिपिक्ट कर रही है बेसिकली? पिक्चर से या स्लाइड से क्या आपके जहन में आ रहा है कि क्या चीज़ है ये? एग्जैक्टली दैट वाज द पर्पस। सो द पर्पस इज़ कि आप पॉजिटिव छोड़ के हम यूजुअली एक नेगेटिव चीज़ को पकड़ के सारी ज़िंदगी फिर उस पर लगे रहते हैं। एंड दैट्स द डिलेमा विद आवर लाइफ, पर्सनल प्रोफेशनल। जहाँ पे भी काम में ऑफिस में जाएं, 10 अच्छी चीज़ें हो रही होंगी, एक बुरी चीज़, और सारा दिन उसी के ऊपर फोकस रहता है और फिर आप आउट ऑफ फोकस हो जाते हैं। सो वी नीड टू फोकस ऑन द वाइट एरिया। ब्लैक डॉट्स आर एवरीवेयर, दे रिमेन, बट वाइट्स ओवर पार द ब्लैक डॉट्स। सो हमें वाइट पे फोकस रखना है, वाइट पे फोकस रखेंगे तो लाइफ हमारी पॉजिटिव होगी। एंड इफ़ बीइंग HR हम पॉजिटिव होंगे तो फिर एम्प्लॉयज़ और कल्चर पॉजिटिव होगा। ब्लैक के साथ ब्लैक इज़ जस्ट 1%, देयर इज़ 99% वाइट एरिया अवेलेबल। इशू हमारा क्या आता है कि हम ब्लैक जो 1% है ना, उस पर फोकस करके 99% को ख़राब कर देते हैं। और उसकी वजह से फिर आपकी सारी एफर्ट चीज़ें, एक दिन सुबह से फॉर एग्जांपल ऑफिस में आए, बॉस ने कुछ कह दिया, आपका सारा दिन उस थॉट पे स्पॉइल हो जाएगा। और उसके वो आप नहीं देखेंगे कि यार पिछले 1 साल से वो आपकी केयर भी कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कॉम्प एंड बेन डिफाइन करने में है इज़ जॉब इवैल्यूएशन। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है सबसे पहले कि आप सैलरीज या बेनिफिट्स बंदों के नहीं होते, पोजीशन के होते हैं। और पोजीशंस को कैसे सैलरी एंड बेनिफिट्स देने हैं वो विल सी। पोजीशन बननी कैसे है, ग्रेड कैसे अलॉट होगा। सो जॉब इवैल्यूएशन जिस तरह कल भी बात हुई थी, काफ़ी उसकी मेथड्स हैं क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव, लेकिन जॉब इवैल्यूएशन के थ्रू आप बेसिकली एक ऑब्जेक्टिविटी के थ्रू पोजीशंस की वेटेज, पोजीशन की वर्थ कितनी है, उसकी बेस पे फिर आप उसका कॉम्प एंड बेन डिसाइड करते हैं। पहला जो स्टेप है ना अगेन जॉब इवैल्यूएशन के लिए, वो जॉब एनालिसिस होता है। उससे आप डिस्क्रिप्शन बनाते हैं और उसकी बेस पे फिर, लेकिन मेजर एक्सरसाइज इज़ दिस। वो अगेन बात ये है कि हमें आइडिया भी नहीं होता, प्लस हर कोई अपने अकॉर्डिंगली जो है ना वो मेथडोलॉजीज़ को यूज़ करता रहता है। तो उसकी वजह से फिर एक जो ब्रॉडर चीज़ है वो छोटी चीज़ों में कवर होती है। अंडरस्टैंडिंग जॉब्स वर्थ, जॉब की कितनी वर्थ है, बंदे की वर्थ नहीं, जॉब की वर्थ। और जॉब की वर्थ के बेस के ऊपर आप उसका कॉम्प एंड बेन डिसाइड करेंगे। सो इसके थ्रू 2 स्टेजेस हैं। पहले आप इंटरनल इक्विटी, फिर एक्सटर्नल इक्विटी। जॉब की वर्थ इंटरनली कितनी है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और मार्केट में उसकी क्या वर्थ है। कोई भी एक जॉब मैनेजर HR है फॉर एग्जांपल, आप के लिए उसका कॉम्प एंड बेन क्या होना चाहिए और मार्केट क्या पे कर रही है। देन उसके बेस पे आप स्ट्रेटेजी डिफाइन करते हैं कि अच्छा हमने कितना पे करना है इसको, यार बेनिफिट्स क्या होंगे इस लेवल के ऊपर। वी डिटरमिन कॉम्पनसेबल फैक्टर। सबसे पहले एक जॉब को पे करने के लिए या उसकी वर्थ कैलकुलेट करने के लिए फैक्टर्स कौन कौन से हैं, किस बेस पे आप डिसाइड करेंगे कि हमने इस जॉब की ये कॉम्प एंड बेन डिसाइड करना है। फिर लेवल आप डिफ़ाइन करते हैं कि हर फैक्टर का लेवल क्या होगा। वेटेज असाइन होती है हर फैक्टर को। उसके बाद आप उन फैक्टर्स की वेटेज के बेस के ऊपर उसको क्लब करते हैं, पॉइंट्स असाइन करते हैं, और फिर रिग्रेशन होता है। रिग्रेशन के बेस के ऊपर फिर आपको पता चलता है कि अंडर पेड है या ओवर पेड है। सो स्टेप 1,
is determining your compensable factors. कुछ एग्जांपल्स आप किस बेस पे जॉब के फैक्टर्स डिसाइड करते हैं. एजुकेशन है मोस्ट कॉमनली यूज्ड. स्पेसिफिकली अगर वाइट कॉलर जॉब्स की बात करें तो एजुकेशन, ब्लू कॉलर की बात करें तो स्किल्स ज़्यादा आते हैं. एक्सपीरियंस है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो जॉब कितना उसका स्कोप है जिसको वो कवर कर रही है, कितने लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, जोग्राफिक स्प्रेड कितना है उस पोजीशन का. सो वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है. फिज़िकल रिक्वायरमेंट, क्या उस जॉब के अंदर कोई फ़िज़िकल काम तो नहीं करना पड़ता, ट्रैवल तो नहीं है, यहाँ से सामान उठा के किसी और जगह तो नहीं लेके जाना. सो वो चीज़. कम्युनिकेशन, इंटरनल कम्युनिकेशन हो रही है, खाली कोई कम्युनिकेशन नहीं करनी होती उस रोल में, एक्सटर्नल भी हो रही होती है, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों हो रही होती हैं, ग्लोबल कम्युनिकेशन भी चाहिए होती है. सो उसकी बेस के ऊपर फिर आप पॉइंट्स जो है ना वो जॉब को असाइन कर रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल एजुकेशन हम क्लासीफाई कर लेंगे और हर फैक्टर को पॉइंट्स असाइन होते जाएंगे. हाई स्कूल की डिग्री और लेस, तो से आप कह रहे, अभी हम आगे पॉइंट्स पे जाते भी हैं कि से इस लेवल के ऊपर 5 नंबर हैं. मास्टर डिग्री हो गई तो 20 नंबर्स हो जाएंगे. सेम एक्सपीरियंस, कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो 5, लेस देन 1 ईयर से 10. ये हमने डिफ़ाइन करना है. कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. आप जो एक्सपीरियंस जो पॉइंट्स का बैंड है ना वो खुद डिसाइड कर सकते हैं कि से मैं मैक्सिमम 5 रख रहा हूँ, 1 to 5 या 1 to 100 या 20 to 100, जो भी वो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं, उसको डिवाइड कर सकते हैं. रिस्पॉन्सिबिलिटी, जॉब में कोई डिसीजन मेकिंग नहीं है. डिसीजंस सिर्फ वो अपने लिए कर रही है जॉब. 1 से 5 एम्प्लॉयज़ रिपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए डिसीजन है. सो जितनी ज़्यादा रिपोर्टिंग बड़ी होती जाएगी उतनी ज़्यादा उसकी वर्थ बड़ी होती जाएगी. एंड सेम फिज़िकल डिमांड्स, अगर जॉब की फ़िज़िकल नेचर है, ट्रैवल है या कोई फ़िज़िकल वेट उठाना है, काम करना है, तो वो उसके हिसाब से उसको पॉइंट मिलेंगे. सो होगा ये, जब आइडियली आप किसी जॉब को रेट कर रहे होंगे तो एक जगह से पॉइंट निकल रहे होंगे, दूसरी जगह से ऐड भी हो सकते हैं. सो जहाँ पे फिज़िकल डिमांड होगी वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद नहीं होगी क्योंकि वो लेबर वर्क हो जाएगा. वहाँ पे एजुकेशन शायद 2 ईयर कॉलेज डिग्री या फिर ना हो, वहाँ पे एक्सपीरियंस शायद होगा. कम्युनिकेशन नील होगी या फिर इंटरनली कोई थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन होगी. सो वो पॉइंट्स इस तरह इवन आउट होते जाएंगे हर जॉब के लिए. उसके बाद फिर आप वेटेज डिफ़ाइन करते हैं कि आपके इस पूरा जो आपने एवेल्यूएशन करनी है उस एवेल्यूएशन मैकेनिज़्म में वेटेज क्या क्या होगा हर फैक्टर का. सो एजुकेशन का क्या वेट होगा, एक्सपीरियंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी अगेन डिपेंड करता है. आपकी अगर वाइट कॉलर ही कर रहे हैं तो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप वेटेज दे रहे होंगे. थैंक यू. कम्युनिकेशन, और फिर ये टोटल 100% बनेगा. और इसी तरह पॉइंट्स अगेन आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने जितने पॉइंट्स उसको अलॉट करने हैं. सो 200, 250, 300, 150, वो इट्स जस्ट अ बाल पार्क फिगर. वी कैन असाइन कि हमारे पास इसके लिए क्या रेंज होगी. देखिए, रोल कहीं ना कहीं एग्जिस्ट ज़रूर कर रहा होता है. आप नई टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, रोल तो है. आपको उस रोल परफॉर्म करने के लिए वही बात है से एक एसक्यूएल का बंदा है, आपने एक नई चीज़ की है, उसने वो रोल सीखना है. रोल कोई नया तो कहीं से भी नहीं आएगा ना. रोल कैसे आप कह सकते हैं कि मार्केट में रोल एग्जिस्ट नहीं करता, रोल तो एग्जिस्ट कर रहा होगा कहीं ना कहीं. आपकी जो मैनेजमेंट है या जहाँ पे भी वो डिफ़ाइन कर रहे होंगे कि इस जॉब की या इस पोजीशन की क्या फिर इम्पोर्टेंस क्या है, क्योंकि नई चीज़ आ रही है. तो वहाँ पे जो स्किल्स हैं या जो नॉलेज एजुकेशन है वो हाई वेट हो रहा होगा. वो ये तो फैक्टर्स है ना, ये तो फैक्टर्स है ना. इस फैक्टर की बेस के ऊपर आपने उसको रेट कर देना है. आपको लगता है कि अच्छा ये जॉब क्योंकि नहीं है, ये एजुकेशन कहीं पे नहीं है, इसके पास एजुकेशन है, तो इस जॉब में एजुकेशन वुड बी 20 नंबर. एक्सपीरियंस क्योंकि है ही नहीं, ये है ही पहली दफ़ा लॉन्च हो रही, तो एक्सपीरियंस की वेटेज हम थोड़ी कर देते हैं. ये अगेन करो कि ये होलिस्टिक फ्रेमवर्क है. इसके अंदर ऐड भी हो सकता है, आप इनोवेशन ऐड कर सकते हैं क्योंकि नई जॉब आ रही है. सो इनोवेशन इंपॉर्टेंट है. इस जॉब में इनोवेट करते रहना है, क्रिएटिविटी ऐड करनी है. सो उसके मार्क्स ऐड हो सकते हैं कि इस जॉब में एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, इनोवेशन चाहिए हमें. आप इसी तरह इस जॉब में कम्युनिकेशन बिल्कुल भी नहीं है, से उसने बैठ के सिर्फ अपना काम करना है. सो आप जो भी रेलिवेंट फैक्टर होगा वो ऐड कर देंगे. सो ये फैक्टर्स हैं. जॉब जो भी आपको लगता है कि अच्छा ये नई जॉब भी आ रही है, आप
खुद या जो आपकी मैनेजमेंट टीम है वो बैठेगी, डिसाइड करेगी कि इस जॉब के लिए फैक्टर्स हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपने उस जॉब के लिए कोई हायरिंग करनी है तो ऑब्वियसली किसी बेस पे करेंगे ना, कि से मुझे 1 साल का एक्सपीरियंस फॉर एग्जांपल चाहिए, मुझे इस बंदे की जो वो डिग्री सर्टिफिकेशन है वो उसने शायद ये सर्टिफिकेशन की हो तो फिर मैं हायर करूँगा। सो आप उस सर्टिफिकेशन की वेटेज बढ़ा देंगे कि आपको लग रहा है कि देखिए अभी मार्केट में जॉब आ रही है ना, तो कोई इसकी एजुकेशन अवेलेबल है, ये 2 लोग हैं जिन्होंने ट्रेनिंग सिर्फ ली हुई है एंड दे विल ट्रेन रेस्ट ऑफ द पीपल। सो वो अकॉर्डिंगली आप उसको वेटेज दे देंगे कि अच्छा अभी इस सेक्टर पे वेटेज है, जैसे जैसे से इसका नॉलेज लेवल बढ़ता जाएगा हम फैक्टर्स को चेंज करते जाएंगे। सो जिस तरह ये एग्जांपल है कि मेक्स नो डिसीजन तो यू कैन असाइन 75 पॉइंट्स। मेक डिसीजन फॉर सेल्फ, अगर वो अपने लिए सिर्फ डिसीजन करती है तो 150 पॉइंट्स। आपके 1 से 5 एम्प्लॉयज़ के लिए डिसीजन कर रही है तो 225 पॉइंट्स। ज़्यादा 5 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं तो 300 पॉइंट्स। सो ये फैक्टर अगेन ये आपके कंट्रोल में है, आप इसको 5, 10, 15, 20 भी कर सकते हैं, क्योंकि आपने एंड पे जाके ये प्लॉट करना है। सो ये फैक्टर्स आपके पास है। इसी तरह एजुकेशन आप उस पर लगा सकते हैं कि जी नो एजुकेशन तो 50 पॉइंट्स, एजुकेशन इंटरमीडिएट 75 पॉइंट्स, और फिर वो उसके अकॉर्डिंगली जो भी जॉब होगी, से आपकी जॉब है एक क्लर्क की, उसके लेवल पे आपको इंटरमीडिएट चाहिए, आप वो पॉइंट्स दे देंगे। एक्सपीरियंस 5 साल का चाहिए, एक्सपीरियंस के पॉइंट्स आ जाएंगे, एंड अल्टीमेटली आपके पास उसका टोटल स्कोर आ जाएगा कि ये जॉब हमारी हायरार्की में इस लेवल पे फॉल कर रही होगी। देन यू विल असाइन पॉइंट्स ऑफ, से फॉर एग्जांपल कोई एक पोजीशन ए है, आप उसको एजुकेशन के पॉइंट्स, एंड ये आपकी मैनेजमेंट कमेटी बैठ के कर रही होगी, HR पार्ट होगा बट ओवरऑल कमेटी बैठ के कर रही होगी, क्योंकि HR इस स्टेक होल्डर, वो हर जॉब का नहीं बता सकेंगे कि इस जॉब की वर्थ क्या है। सो से फाइनेंस की जॉब है तो फाइनेंस वाले साथ बैठे होंगे, वो बताएंगे कि अच्छा हमारे लिए फाइनेंशियल एनालिस्ट इज़ क्रिटिकल, इस लेवल के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्कोर ज़्यादा देना है, फिज़िकल डिमांड्स नहीं है इसलिए इसको स्कोर नहीं देना। सो वो पूरा एक जो है ना कमेटी बैठ के डिसाइड कर रही होगी। जब ये बन जाएंगे, आपने स्कोर दे लिए, तो फिर आपके पास रेंजेस आ जाएंगी कि आपकी जॉब्स किन किन रेंजेस में फॉल कर रही हैं, और उसकी बेस पे आप ग्रेड्स डिफाइन कर सकते हैं कि से जो स्कोर है 750 to 1000 का, वो हमारी सारी टॉप टियर में फॉल करेगी, हाईएस्ट ग्रेड होगा। सो उस लेवल पे से हमें 8 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए होगा हायर करने के लिए, हमें उसकी जो है एजुकेशन वहाँ पे चाहिए होगी MBA या जो भी उस जॉब की पोजीशन बनेगी, उस जॉब की जो क्वालिफिकेशन बनेगी। इसी तरह दूसरी रेंज में हमें इतना चाहिए तो ये नीचे फॉल कर रहा होगा, से वो मैनेजर है तो ये असिस्टेंट मैनेजर हमारे इस रेंज में फॉल कर रहे होंगे, एग्जेक्टिव्स इस रेंज में फॉल कर रहे होंगे, ऑफिसर इस रेंज में फॉल कर रहे होंगे। सो ये ग्रेड्स डिफाइन हो जाएंगे, एंड देन बेस्ड ऑन द ग्रेड्स फिर आपकी जो पोजीशंस हैं वो आप प्लॉट करेंगे, और उन पोजीशन के पॉइंट्स के साथ करंट सैलरी प्लॉट कर देंगे। पहला स्टेप अगेन फैक्टर्स को आपने वेटेज एंड पॉइंट्स असाइन कर दिए। वेटेज एंड पॉइंट्स असाइन करने के बाद फिर आपने उनकी एलोकेशन की कि उस जॉब के लिए क्या एलोकेशन बनती है, एंड देन उसके बाद आप उनको प्लॉट करें कि आपकी जॉब के अभी पॉइंट्स कितने और करंट सैलरी कितनी बन रही है। जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो देन इसमें एक रिग्रेशन एनालिसिस होगा। ये सारा डाटा आप एक्सेल में जाके प्लॉट करेंगे। एक्स एक्सिस पे स्कोर होगा जो जॉब्स का होगा, और वाई एक्सिस के ऊपर सैलरी होगी। प्लॉट होगा, एक लीनियर एक लाइन बनेगी, उस लाइन से नीचे जो जॉब्स होंगी दे आर अंडर पेड, और उस लाइन से ऊपर जो जॉब्स होंगी वो ओवर पेड होंगी। सो फॉर एग्जांपल पोजीशन 1 प्लॉट हुई 450 पॉइंट्स थे इसके, हम 18,000 पे कर रहे हैं, हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली वो 21,250 की जॉब है। इसी तरह वो अंडर पेड है। अगर हम आए पोजीशन से C पे, अगेन अंडर पेड। इस कंपनी में जितने भी रोल हैं वो अभी अंडर पेड हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर इवैल्यूएशन। अच्छा, अब अगेन ये जॉब्स की वर्थ है, उस एम्प्लॉय की वर्थ नहीं है। सो पहला फैक्टर अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब भी जॉब की क्लासिफिकेशन करनी है तो आपने बंदे को दिमाग से निकाल देना है।
उसके ऊपर XYZ जो भी बैठा हुआ है वो अभी हम कंसिडर नहीं कर रहे। वो सेकंड फेज़ आएगा जब हम देखेंगे कि अच्छा इस जॉब के ऊपर ये बैठा है, ये इसका स्किल सेट इतना है, क्वालिफिकेशन इतनी है, क्योंकि हिस्टोरिकली चला आ रहा था बंदा, तो हो सकता है कि वो उस जॉब की रिक्वायरमेंट से मैच भी ना कर रहा हो, या वो उस जॉब की रिक्वायरमेंट से बहुत ओवर क्वालिफाइड हो। तो पहला स्टेप अगेन सिर्फ यही रखता है कि जो जॉब है उसको ऑब्जेक्टिवली देखना है कि इस जॉब की वर्थ क्या बन रही है, एंड वंस दैट वर्थ इज़ डिफाइंड फिर आप मैच करेंगे इंडिविजुअल को उस जॉब के साथ। तो से आपके मैनेजर HR की वर्थ बनी है से पहले लेवल पे 18,000, मैक्स सैलरी है 21,000 और वो 19,000 पे पहले ही फॉल कर रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट्स के अंदर फॉल कर रहा है, सो यू वॉन्ट चेंज एनीथिंग। अगर आपका कोई इंडिविजुअल उस बैंड से नीचे है तो देन आइडियली यू वुड हैव टू टेक हिम विद इन दैट पर्टिकुलर बैंड, मिनिमम बैंड के अंदर लेके जाना पड़ेगा। और अगर कोई जो नीचे होते हैं ना, उनके लिए तो बड़ा खुशी का लम्हा होता है। सबसे बड़ा इशू तब आता है जब जो ओवर पेड होते हैं उनको नीचे लेके आना, क्योंकि एक्चुअली उनके हिसाब से वो काफ़ी एफर्ट पे कर रहे हैं, लेकिन जब आपने जॉब की वर्थ देखी तो उस जॉब की वर्थ इंटरनली इतनी ही आई। और ये अगेन ये कोई क्वालिटेटिव डिसीजन नहीं है कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने या HR ने बैठ के डिसाइड कर लिया कि अच्छा इस जॉब की सैलरी, आपने पूरे फैक्टर्स के ऊपर डिसाइड किया। सो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आता है फिर जब आप बैंड्स बनाने लगते हैं तो लोग उसे ऑन नहीं करते, एंड देन दे से कि नहीं, और फिर से कोई रिज़ाइन कर के चला जाएगा, ये सिस्टम इम्प्लीमेंट नहीं होता, लैग आता है। सो इम्पॉर्टेंट अगेन इसमें ये है कि फर्स्ट डे से जो चीज़ हो रही है वो होलिस्टिकली लोगों को बताई भी जाए। फ़िलॉसफी, मेथडोलॉजी, जो स्टेक होल्डर्स हैं, हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट्स हैं, उनको ऑन बोर्ड किया जाए, क्योंकि अगर वो ऑन बोर्ड नहीं होंगे तो फिर एंड पे यही होगा कि फिर आपका ये पूरी की पूरी एफर्ट जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन कहीं पे नहीं हो पाएगी। लोग जो हैं वो जो अगेन हाई पेड हैं या जो ऊपर के लेवल पे हैं, से एक मैनेजर है और इसके अकॉर्डिंगली वो AM लेवल पे फॉल करता है, तो आपको फिर उसको नीचे लेके आना पड़ेगा। प्रॉब्लम्स आ जाती हैं क्योंकि लोग बाय नहीं देते। मैं भी होऊंगा तो मैं क्यों बाय, क्या आपने मुझे खुद हायर किया था 3 साल पहले मैनेजर के लेवल पे, आज आप कह रहे हैं कि मैं AM लेवल के ऊपर हूँ। बट पॉइंट ये है कि सिस्टम्स क्योंकि ग्रेजुअली डेवलप हो रहे हैं, सो आपको वो बाय इन लेना पड़ेगा, और अदरवाइज़ कुछ लोग एक्सेप्ट करेंगे, कुछ शायद छोड़ के चले जाएं, लेकिन सिस्टम तभी इम्प्लीमेंट होगा। ये नहीं हो सकता कि मैं 4 लोगों को नीचे कर दूं जिन्होंने मेरी बात मान ली है और 4 जो हैं क्योंकि वो नहीं मान रहे तो और दूसरा स्टेप ये हो सकता है कि से अगेन आप स्टेप बाय स्टेप रोल आउट करें, एंड मे बी गिव पीपल अ चांस कि इस रोल की ये रिक्वायरमेंट है, सो इफ़ यू विल मीट से इन 6 मंथ्स तो यू विल स्टे इन दिस रोल, इन दिस ग्रेड, अदरवाइज यू विल कम डाउन। अगर आपने इक्विटी क्रिएट करनी है और आपने सिस्टम्स को इम्प्लीमेंट करना है तो फिर पहली चीज़ टॉप से बाय इन चाहिए कि ये अंडरस्टैंडिंग कि इसका फॉल बैक भी आ सकता है। वो तो हो देखिए बंदे रह जाएंगे वो बाद में। नहीं, फिर डिस्पैरिटी आपकी फिर सिस्टम में चलती रहेगी। फिर आप नए वाले को किसी और ब्रैकेट पे लेके आ रहे हैं, पुराने वाला किसी और के ऊपर है, एंड देन वो सिस्टम कभी भी स्टेबल नहीं हो पाएगा और फिर आप उसको ठीक करने में लगे रहेंगे। सो आइडियल इज़ अगेन मे बी स्टेप बाय स्टेप रोल आउट, लेकिन सबसे पहले अगेन बाय इन फ्रॉम द टॉप हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स कि ये सिस्टम है, इसमें ये हो सकता है, और देन रोल आउट। उसमें अगेन वही बात है, कोई हेड ऑफ कोई GM शायद DGM लेवल पे उसकी पोजीशन की क्लासिफिकेशन हो जाए, सो वहाँ पे भी इश्यूज आते हैं। सबसे ज़्यादा इश्यूज टॉप पे आते हैं, नीचे इशू नहीं आते। AM को से आपने थोड़ा सा नीचे या वो पहले ही उस लेवल पे प्लेस होते हैं, सो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। ज़्यादा इशू वहाँ पे आते हैं क्योंकि वो हिस्टोरिकली 20 साल से होते हैं, उनका स्किल सेट होता है, लेकिन एजुकेशन बाकी चीज़ें कम्युनिकेशन वो नहीं होती। तो जब आपने ये सिस्टम बना लिया, आपने उनकी स्किल्स को मैच किया, तो बहुत बड़ा गैप आ जाता है, और जब गैप आ जाता है तो फिर अगेन इशू ये होता है कि वो कहते हैं कि हम तो 20 साल से कंपनी के साथ हैं, सो हमारा तो हिस्टोरिकली एक एसोसिएशन है, आप हमें नीचे नहीं कर सकते। तो इसलिए वहाँ सबसे बड़ी रेजिस्टेंस वहाँ पे आएगी, और उसको बड़ा लाइक डिप्लोमेटिकली तरीके से एंड फेज वाइज करें। काफ़ी कंपनीज ने किया भी है, लेकिन अगेन जब भी ये प्रोसेस लॉन्च होता है ना, तो कहीं ना कहीं दरम्यान में आके रुक जाता है। इसी वजह से सीन एक्चुअली ये होगा
कि उस एसोसिएशन की वर्थ तो ऑब्वियसली है कहीं ना कहीं कि वो उसको कल्चर का आइडिया है, उसको पता है कि सिस्टम्स कैसे एग्जीक्यूट करने हैं, लेकिन वेटेज बहुत थोड़ी होगी क्योंकि आप स्किल्स, ये पूरा जो सिस्टम है ना स्किल्स पे ज़्यादा चलेगा ना। अगर एक बंदा 20 साल से बैठा है लेकिन काम या उसकी जो कंट्रीब्यूशन है वो नहीं है, तो फिर उस एसोसिएशन का फ़ायदा कोई नहीं है। और फिर उसकी वजह से वही बात है कि फिर लोग एसोसिएशन पे सिर्फ कैश कराते हैं कि मुझे 20 साल हो गए हैं, मुझे 30 साल हो गए हैं, नए आने वालों को फिर वो चांस टू प्ले नहीं देंगे। तो इम्पॉर्टेंट यही है अगेन कि आप ऑब्जेक्टिवली जितना भी ज़्यादा सिस्टम को ऑब्जेक्टिवली ड्राइव कर सकें उतना बेहतर रहेगा। अदरवाइज़ जितनी सब्जेक्टिविटी आती जाएगी ना उतनी चीज़ें मुश्किल होती जाएंगी एग्जीक्यूट करने के लिए। HR का स्पेसिफिकली सिस्टम है ही ऐसा कि इवॉल्व होता रहता है, ह्यूमन नीड्स चेंज होती रहती हैं, हर किसी की मोटिवेशन चेंज होती रहती है। बट अल्टीमेटली वट आई बिलीव एंड वट लाइक पीपल नाउ बिलीव, यू नीड टू गिव पीपल ऑप्शंस। लोगों के पास ऑप्शन, आप मैस नहीं क्रिएट होगा ना। देखें, आपने सिस्टम लॉन्च करना है, ये स्विमिंग या जिम, दे आर बेनिफिट, वो एक सेपरेट चीज़ें हैं, वो इंट्रिंसिक बेनिफिट्स हैं जो आपकी वर्क प्लेस के कल्चर को इम्प्रूव कर रही हैं कि अच्छा मुझे पता है कि यार मैं इस कंपनी में जा रहा हूँ तो मुझे साथ जिम की फैसिलिटी मिल जाएगी, तो वो, या मैं छोड़ के जाने लगता हूँ तो मुझे आइडिया होता है कि अच्छा जिम भी है, ये 2-4 चीज़ें हैं। सो वो एक सेपरेट आइटम्स है। आप उसके जो कॉम्प एंड बेन का मेजर पार्ट है ना, आप उसकी बेस पे डिसाइड करें, और वो इतने बड़े फैक्टर्स नहीं है हमारे पास, ख़ास तौर पर पाकिस्तान में हमारे पास 4-5 चीज़ें हैं प्ले करने के लिए। अगर हम एम्प्लॉई को वो ऑप्शन देते हैं तो व्हाट इज़ द हार्म कि वो उसका अगर उसको खुशी आ जाती है कि मेरा हेल्थ कार्ड की बजाय मुझे कैश मिल रहा है और मैं अपने घर के खर्चे पूरे कर लूँगा, तो उसमें मसला क्या है? एम्प्लॉयर इज़ डिसाइडिंग कि यार मेरे पास एक ये पूल अवेलेबल है, एक जगह पे मैं आपको कार दे रहा हूँ, दूसरी जगह पे मैं आपको अलाउंस दे रहा हूँ। ऑर्गेनाइजेशन इज़ डिसाइडिंग, बट यू आर गिविंग एम्प्लॉई एन ऑप्शन कि 2 ऑप्शन है, और अभी ऑप्शन है ये कोई पहली दफ़ा डिस्कस नहीं हो रहा। कंपनीज दे रही है ना कि कार की जगह कैश ले लें, या कार ले लें या कैश ले लें, अलाउंस ले लें, अलाउंस कम होता है। पॉइंट इज़ कि व्हेन यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस टू गिव, तो आप दें एम्प्लॉई को ऑप्शन, उसको चूज़ करने दें जिससे वो खुश होता है। मैं क्यों कंट्रोल करूं? हमारा HR में मसला ही सिर्फ ये है कि हम बैठ के डिसाइड कर देते हैं कि हमारा एम्प्लॉई इससे खुश होगा। बर्थडे पार्टी करा दो, 2 को पसंद आती है, 8 को पसंद नहीं आती। सो आस्क दोज जिसके लिए आप कर रहे हैं, अगर आप उससे पूछ के चीज़ें करेंगे या उसके लिए करेंगे तो उसको ज़्यादा अच्छा फील होगा, और फिर वो उतनी ही उसकी एंगेजमेंट आएगी। आर्बिट्रेरी डिसीजंस ही तो हो रहे हैं अभी तक कि हम अपनी रूम से बैठ के डिसाइड कर देते हैं कि आज से ऑफिस टाइमिंग 9 to, ठीक है ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ से, लेकिन ऑफिस टाइमिंग 9 to 7 है, और अगले दिन बैठ के डिसाइड होता है कि फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स हो गई हैं। बट इफ़ यूल आस्क एम्प्लॉइज़ फॉर एग्जांपल एंड उनका फीडबैक आता है, और अगर आप उस फीडबैक को कहीं ना कहीं इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं तो लोग ज़्यादा ऑन करना शुरू करेंगे। देखिए, पर्पस ही सिर्फ ये है कि हमें 1000 रुपया इन्वेस्ट करना है ना, तो अगर 1000 रुपये इन्वेस्ट करके एम्प्लॉई को खुशी नहीं हो रही तो मेरे उस 1000 के इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा नहीं है। अगर मैंने 1000 इन्वेस्ट करना है और या उसकी जगह मैं 500 इन्वेस्ट करता हूँ और एम्प्लॉई खुश हो जाता है कि यस मुझे यही चाहिए था, तो वो उसके लिए बड़ा वैल्यूबल होगा। आपने एम्प्लॉई ऑफ द मंथ पे अगर आपने उसको एक बैज दे दिया या 1000 का से मूवी वाउचर दे दिया है, और उसकी जगह कैश उसके लिए वैल्यूबल था जिसने जाके वो शायद कुछ कर लेता, तो आप उसको वो ऑप्शन दे दें। उसकी वैल्यू भी तो क्रिएट हो रही है ना कि यस मैंने आज से फ्यूल फुल करवाना था, पैसे नहीं थे, 1000 रुपये आ गया, आई एम हैप्पी। सो जितना आप एम्प्लॉई को इन्वॉल्व करेंगे, और अगेन ये उस बकेट के अंदर इन्वॉल्व कर रहे हैं, आप उस बकेट से बाहर बिल्कुल भी नहीं जा रहे कि मैं एक्स्ट्रा एक्सपेंस कर रहा हूँ, मेरी इन्वेस्टमेंट कोई एक्स्ट्रा आ गई है, बिल्कुल भी नहीं। आप खाली जो आपने डिसाइड किया कि ये फ्रेमवर्क है, ये बजट है, इस बजट में या आप ये ले लें या आप ये ले लें, एंड योर सिस्टम शुड बी सो एम्पावर्ड कि आप वो हर चीज़ ट्रैक कर रहे हो। एक प्रॉब्लम ये भी है कि हमारे पास सिस्टम कोई नहीं है, तो एक्सेल में काम चल रहा है। एक्सेल में भी अल्लाह का मतलब है, आधी जगहों पर तो एक्सेल में भी नहीं चल रहा, बस ज़बानी कलामी चल रहा है, फाइल्स कोई नहीं होंगी वो, और एक्सेल चल रहा है, और एक्सेल के अलावा फिर सिस्टम में हमारे पास डाटा नहीं होते, हम ट्रैक नहीं करते, तो उसकी वजह से वो मैस क्रिएट हो जाता है। आई एग्री ऑन दैट कि आपने किसी को हेल्थ इंश्योरेंस नहीं दी होगी तो वो आके कहेगा कि मुझे दें, मेरे से तो पूछा ही नहीं था। आप पहले अपना सिस्टम डेवलप करना है, बट देन गिव पीपल फ्लेक्सिबिलिटी। हम यहाँ पे काफ़ी लोग IT सेक्टर से हैं, इट हार्डली टेक्स से
महीना अच्छा से, अब तो सारा कुछ सैस पे सिस्टम है, डेवलप्ड है, सब कुछ है, कस्टमाइज़ करवाएं, थोड़ा सा ऑप्शंस दें, रन द सिस्टम। ये भी एक बहुत बड़ी मिथ है। आप पूरा का पूरा स्पोर्ट्स गाला हो जाता है, माश इवेंट होता है, लोग कहते हैं इसकी जगह में बोनस दे देते, कैश दे देते। सो अगेन पीपल वैल्यू कैश। ये ना अगेन ये बहुत सब्जेक्टिव चीज़ें हैं, आपने लोगों को अंडरस्टैंड भी करवाना है कि ये किस लिए होगा, बिकॉज यू गॉट 2 days ऑफ फ्रॉम ऑफिस, रिलैक्स हो गए। लोगों को वो भी नहीं, लोग हर चीज़ अगेन मॉनिटरी, हम इंक्लूडिंग मी, हम सब चीज़ें मॉनिटरी वैल्यू में कैलकुलेट करते हैं ना अपने लिए। सो हमें वही चीज़ें कंपनी के लिए भी मॉनिटरी वैल्यू में कैलकुलेट करनी है। सो मुझे लगता है कि अच्छा मुझे इस स्पोर्ट्स गाला का 1000 मिल जाता तो मैं बहुत खुश हो जाता। कंपनी की इन्वेस्टमेंट भी देखें, कंपनी ने किस लिए इन्वेस्ट किया, शायद उसकी वजह से आगे बिजनेस आपका बढ़ जाए, एम्प्लॉयर ब्रांडिंग इंक्रीज़ हो जाए, आपको अच्छा टैलेंट मिलना शुरू हो जाए। लेकिन क्योंकि हम ये ट्रांसलेट नहीं कर पाते और हम बता नहीं सकते लोगों को, तो इसलिए लोग अपनी परसेप्शन पे चलते हैं कि वेस्टेज ऑफ मनी हो रही है और हमारी सैलरीज में इंक्रीमेंट नहीं लग रहा, और हम इसमें होते हैं कि हमने तो लोगों के लिए इतना कुछ कर दिया है और अभी भी लोग खुश नहीं हैं। एक यूजुअल टर्म है अगेन के एम्प्लॉयर ऑफ द चॉइस बनने वाले, एम्प्लॉयर ऑफ द चॉइस बनने के लिए मल्टीपल चीज़ें हैं। ब्रांडिंग अगेन जिस तरह कल भी हम डिस्कस कर रहे थे, सबसे इम्पॉर्टेंट है। कुछ किए बगैर लोग ब्रांड कर देते हैं एंड आपको पता भी नहीं होता कि वो कौन प्रोफेशनल है या वो कंपनी कौन सी है। एंड वन डे यू सी कि अच्छा उसके तो लिंक्डइन पे कोई 2-2.5 लाख फॉलोअर्स हैं, ये चाह रहा है वो चाह रहा है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है अगेन। आई स्ट्रांगली बिलीव ब्रांडिंग शुड बी देयर, बट इफ़ यू आर वर्किंग, आई बिलीव कि अगर आपने काम करके ब्रांड किया ना तो देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। सो कंपनी इवन कर रही है, अच्छी चीज़ है, लोग इवन एम्प्लॉयज़ को ब्रांड करना चाहिए, एम्प्लॉयज़ को ऑन करना चाहिए वो जहाँ पे काम कर रहे हैं। ये अच्छा फैक्टर नहीं है कि अगर कंपनी ने एक अच्छी चीज़ रोल आउट की है या एक गुडविल जेस्चर किया है और लोग उसे शेयर ना करें, देन देखो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब एम्प्लॉयज़ इवन चाहते हैं ना कि बॉस हमें रिकग्नाइज़ करे, तो बॉस या कंपनी भी चाहती है कि उनको भी रिकग्निशन मिले। सो हम वो नहीं करते, हम वन वे ट्रैफिक चलाते हैं और उसकी वजह से होता यह है कि मैनेजमेंट फील्स कि अच्छा हमारा इतना बड़ा इनिशिएटिव था, किसी ने कोई शेयर नहीं किया, लाइक नहीं किया, कोई थैंक यू नहीं आया, तो उसका मतलब है कि शायद लोगों को पसंद नहीं आया। तो वो थोड़ा अगेन बात ये है कि वी नीड टू इंश्योर कि लोग अंडरस्टैंड करें, उसको ट्रांसलेट करें और नेक्स्ट टाइम उससे बेहतर चीज़ें हों। कमिंग टू दिस, सो पूरा होलिस्टिक अगेन you'll grade everything, आपने उसको असाइन कर दिया, स्कोर वो सारा कुछ हो गया, आपके पास इंटरनल डिटेल्स आ गई कि ये जॉब यहाँ पे फॉल कर रही है, ये पे पैकेज होना चाहिए, और देन आप उस ग्रेड के साथ उसके बेनिफिट्स डिसाइड कर लेंगे अपनी समझ के मुताबिक। नाउ आपने अपना तो काम कर लिया, अब हमें नहीं पता कि मार्केट में क्या हो रहा है। शायद मेरी नज़र में बंदा 18,000 ले रहा था फॉर एग्जांपल, मैंने ये पूरा एक्सरसाइज की, उसकी आइडियल सैलरी निकली 20,000 होनी चाहिए और मैंने 20,000 कर दिया, बट शायद मार्केट में उसकी सैलरी 25,000 हो उस पोजीशन की, 30,000 हो, या बेनिफिट्स ऐसे हों। सो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और एक्सटर्नल मार्केट के सर्वे के बगैर आप एग्जिस्ट नहीं कर सकते, आपको फ़ायदा भी नहीं होगा पूरी एक्सरसाइज का। इंपॉर्टेंट ये है कि आप करें, लेकिन साथ में एक्सटर्नल सर्वे, और उसके लिए 2-4 टेक्निक्स हैं। एक, या तो आप खुद से कर सकते हैं, आपको लेकिन डाटा बहुत कम मिलेगा और लोग रिस्पॉन्स नहीं करते, कॉन्फिडेंशियलिटी का मैटर आ जाता है। फिर दूसरी चीज़ ये होती है कि हम भी नहीं, क्योंकि लोगों को डाटा देते तो इसलिए लोग कहते हैं कि मैं क्यों दूँ। सो आपको आइडियली शायद आपके दोस्त से या कोई बड़ा अच्छा कोलीग है पुराना, वो उससे डाटा मिल जाएगा। या फिर सैलरी सर्वेज होते हैं, देयर कंपनीज जो सैलरी सर्विस करती हैं, हर साल करती हैं, और वो पूरी बेंचमार्किंग प्रोवाइड करती हैं कि आपकी पोजीशन, आपकी इंडस्ट्री में इस पोजीशन के ऊपर क्या सैलरी, क्या बेनिफिट्स, क्या पैकेज चल रहा है, कहाँ पे फॉल कर रही है। हमारी जो जीएम है से वो मार्केट में शायद वीपी के इक्वल है, सो वो पूरी आती है। सबसे कॉमन मर्सर का पाकिस्तान में चलता है, वो होता है और हर साल एबेकस कर रहा होता है। सो उनके पास काफ़ी ज़्यादा डाटा है, काफ़ी ज़्यादा कंपनीज पार्टिसिपेट करती हैं, काफ़ी एनालिसिस वहाँ से निकल के आता है। सो वहाँ से हो सकता है, बट दैट्स वेरी कॉस्टली ऑप्शन समटाइम्स। अगर आपके पास अवेलेबल है जानने वाला, या फिर आपको लगता है कि यार मेरी इंडस्ट्री के अंदर ये 5-6 ही टॉप के प्लेयर्स हैं, फॉर एग्जांपल आप टेक्सटाइल में, और आपको लगता है कि अच्छा ये 5-6 कंपनीज है जो टॉप की हैं, अगर मुझे इनका डाटा मिल जाए तो ये मेरे लिए काफ़ी होगा। सो आप उनको अप्रोच कर सकते हैं। बेस्ट ये है कि अगर तो आपका कोई कोलीग या कोई है, अदरवाइज़ पहली चीज़ कॉन्फिडेंस देना बड़ा इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट पर्सन को कि जो डाटा आ रहा है
दैट वुड स्टे कॉन्फिडेंशियल। एंड दूसरी चीज़ कि जब डाटा आ जाएगा तो हम आपसे शेयर करेंगे। होता ये है कि हम डाटा लेके शेयर नहीं करते और लोगों का कॉन्फिडेंस फिर ख़त्म हो जाता है। सो पहला तो कोई डाटा आपको ऑथेंटिक कोई भी नहीं दे रहा होगा, वो शायद रेंज दे दे या फिर गलत रेंज दे दे कि अच्छा 2 की जगह 3 बता दे, क्योंकि उसको डर होगा कि कल को ये हमारा बंदा लेके चले जाए या हमारे बेनिफिट्स पता चल जाए या मैनेजमेंट से वहाँ पे इशू आ सकता है। वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगेन खुद से एक्सरसाइज ज़रूर करें, अंडरस्टैंड करें कि मार्केट में आपकी पोजीशन और आपकी कंपनी कहाँ पे स्टैंड कर रही है। क्या आप मार्केट के लीडर हैं सैलरीज़ में, या आप मिड लेवल पे हैं, या आप बॉटम लेवल के ऊपर हैं। ग्लास डोर के ऊपर लोग खुद से शेयर करते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान का डाटा कोई नहीं अवेलेबल वहाँ पे। वो हार्डली कोई 5-10% लोग जाके अपडेट कर देते हैं, वो भी अगेन ऑथेंटिक है या नहीं है, अगेन क्वेश्चन मार्क है। ऑथेंटिसिटी यही हो सकती है कि या तो आप सैलरी सर्वे का पार्ट बन जाएं और वहाँ से आपको ऑथेंटिक डाटा आ रहा होगा, या फिर आप खुद से पूछ लें जिससे आपको एटलीस्ट थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी कि से हम जीएम लेवल के ऊपर 1 लाख पे कर रहे हैं और गाड़ी दे रहे हैं, फ्यूल दे रहे हैं, मार्केट 4 लाख पे कर रही है। इसी वजह से जब भी हम टैलेंट के लिए लोगों को बुलाते हैं तो कोई भी नहीं आता। सो वो ऑटोमेटिकली गैप्स निकलना शुरू हो जाएंगे। डाटा का अगेन मैं कल भी कहता हूँ, डाटा का फ़ायदा ये है कि डाटा आपको खुद बताना शुरू कर देता है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। हम क्योंकि डाटा के अंदर जाते नहीं हैं, इसलिए हमें प्रॉब्लम्स पता नहीं चल रही होती। सो जब आप ये करेंगे ना, एक पहली कंपनी पे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये मसला था कि हमारा जो जीएम है वो छोड़ के चला गया, क्योंकि मार्केट 5 लाख पे कर रही है, हम हार्डली 2.5 लाख पे करके रहे हैं। मार्केट गाड़ी दे रही है, हम गाड़ी की जगह से अलाउंस दे रहे हैं। किसी के लिए से वही बात है, गाड़ी वैल्यूएबल होगी क्योंकि शायद वो खुद अलाउंस से गाड़ी ना ले सकते हो। तो वो आपको जब आ जाएगा 3-4 एनालिसिस, देन उसका कंपैरिजन करें कि हमारी मीडियन ये है इंडस्ट्री में, और उनको प्लॉट करें प्रॉपर। ये इफ़ यू आर नॉट गुड इन एक्सेल या पावर पॉइंट तो प्लीज़ लर्न दोज टेक्निक्स। कॉम्प एंड स्पेसिफिकली एंड HR नंबर्स के अलावा कोई गेम ना खेलें। जो गेम खेलनी है वो नंबर के थ्रू करें। जितना अच्छा आप नंबर के थ्रू अगेन करेंगे उतना अच्छा और उतना इजी होगा। आप जब जाके बताएंगे ना कि ये पूरा एनालिसिस है, हम इन 6 कंपनियों में 5वें नंबर पे फॉल कर रहे हैं। ये रीज़न है कि हमारा जो टर्नओवर रेट है वो लास्ट ईयर 5% था इस लेवल के ऊपर, क्योंकि हमारा ऑफिसर बनाता है 25,000, मार्केट में ऑफिसर बना रहा है 35,000 रुपये। तो इस वजह से हमारा टर्नओवर भी ऊपर है। तो वो ऑटोमेटिकली जब रेलेवेंस क्रिएट होगी ना तो आपको बजट मिल जाएगा। अगर आप सिर्फ जाके कहेंगे ना कि हमारा ऑफिसर कम सैलरी ले रहा है तो नो वन विल बाय यू। दे विल आस्क बेस क्या है। बेस जितनी अच्छी लेके जाएंगी उतना इजी होगा आपके लिए फ़ाइट करना, और उतना लॉजिकली आप फाइट करके फिर उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करवा सकेंगे। हमारे लिए मेजरली जो एक्सेल है HR वालों के लिए, वो ज़्यादातर VLOOKUP से स्टार्ट होती है और पिवट पे ख़त्म हो जाती है। सो ये ठीक है, हमारी रिक्वायरमेंट भी शायद इतनी है, हमें बाकी ज़रूरत पड़ती नहीं है। लेकिन अगर आपको फार्मूलाज वगैरह नहीं आते, मैं कुछ दिन पहले वो एक ट्विटर पे था तो एक किसी ने बड़ी अच्छी पोस्ट लगाई थी। एक वेबसाइट है excelformulabot.com। नाउ excelformulabot.com मैं लिख भी देता हूँ। फ़ायदा क्या है, आपको कुछ नहीं करना, सिनेरियो जाकर लिखना है और वो आपको फार्मूला दे देगा। और या फार्मूला बना हुआ है कहीं पर समझ नहीं आ रही क्या था, तो वो जाके लिखें, वो डिकोड करके आपको सिनेरियो बता देगा। सो जहाँ पे एक्सेल नहीं आता, कोई फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। अगेन दुनिया में टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली है कि हमें सिर्फ सर्च करना है और सलूशन सारे के सारे मिल जाएंगे। नहीं, एक्सेल की प्रैक्टिस नहीं कर सकते आपने एक्सेल की कोई शीट पे काम कर रही हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन सा फार्मूला लगाऊं तो ये पूरी कंडीशन जो है वहाँ पे क्लियर हो जाए। यस, इफ़ की कंडीशन, कोई भी कंडीशन, आप सिनेरियो जाके लिखें वहाँ पे उस वेबसाइट के ऊपर। वेबसाइट पे ये वेबसाइट ओपन करेंगी, ऑप्शन आ जाएगी, सिनेरियो लिखें कि आई वांट टू से टेक डेटा फ्रॉम वन शीट टू अनदर शीट, वो फार्मूला नीचे दे देगा, तो वो कॉपी पेस्ट कर दें। या फिर किसी शीट में फार्मूला पड़ा हुआ है कोई बड़ा ही कॉम्प्लेक्स किस्म का, वो कॉपी करें, वहाँ पे पेस्ट करें, वो आपको सिनेरियो बता देगा कि किस सिनेरियो के लिए ये फार्मूला है। पहली चीज़, अगेन आज के दौर में टेक्नोलॉजी ने काम बहुत आसान कर दिया है। प्रॉब्लम इज़ वी डू नॉट सर्च और रिसर्च।
सो हमें उसमें भी मसला आता है, हम पूरी की पूरी चीज़ लिखी होती है और वो पढ़ना अज़ाब लग रहा होता है कि आज कौन पढ़ेगा इसको, तो पूछ लेते हैं। सो वो पूछ लेते हैं, अच्छा जी पूछ लिया, नहीं हो रहा तुम कर दो। सो अल्टीमेटली हम किसी से करवा के उसके बाद फिर वही वो सारी ज़िंदगी लैग चलता रहता है। सो HR में जो भी चीज़ करनी है, अभी वो हम एनालिटिक्स पे जाएंगे भी, मैं आपको दिखाता भी हूँ, जो चीज़ भी करनी है अगेन स्टार्ट ट्रांसलेटिंग इट इन नंबर्स। टर्नओवर रेशो क्या थी, आपकी जेंडर रेशो क्या है, आप जेंडर रेशो जब जाके निकालेंगे ना तो आपको पता चलना शुरू हो जाएगा, आपके क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली क्लियर होंगे कि अच्छा मेल्स को 30,000 मिल रही है, फीमेल्स को 32 मिल रही है, सो से हम फीमेल्स को कम सैलरी नहीं दे रहे फॉर एग्जांपल। लेकिन जब आप ड्रिल डाउन करेंगे तो पता चल जाएगा कि अच्छा हमारी जो फीमेल्स हैं वो टॉप में तो कोई भी नहीं है, सारी फीमेल्स सिर्फ ऑफिसर एग्जीक्यूटिव लेवल पे हैं। इसी तरह रिलीजन में जाएंगे तो पता चलेगा कि हमारे पास जितना हमारा स्टाफ है दूसरा नॉन मुस्लिम, वो सारा का सारा तो नॉन मैनेजमेंट में है। तो वो फिर आपको एक्शन ऑटोमेटिकली निकलते आएंगे कि अच्छा आप इसका एक्शन क्या करना है, वी नीड टू ब्रिंग मोर पीपल इन दिस लेवल, हमारे पास डिसेबल नहीं है, हमें इस लेवल पे लेके आने हैं। तो जितना ज़्यादा एनालाइज करेंगे ना उतना ज़्यादा आपके आंसर्स ऑटोमेटिकली जनरेट होना शुरू हो जाएंगे, और वही आपकी कॉम्प एंड बेंच स्ट्रेटजी भी और HR की स्ट्रेटजी भी डिवाइस करता जाएगा ऑटोमेटिकली। तो वो आप जब तक नंबर से भागते रहेंगे तब तक जो है ना वो आपको HR में फिर फ़ायदा नहीं होगा। और इसी तरह अगेन कोई भी टेम्पलेट आप लोग यूज़ कर सकते हैं, बट इफ़ यू वांट टू हैव होलिस्टिक आइडिया अबाउट अदर पॉलिसीज़ सो यू कैन इवन यूज़ दिस। लेकिन एक ट्रस्ट डेवलप कर लें, तो जिसको कॉल करनी है उसको बताएं कि हम आपसे डाटा शेयर करेंगे पहले म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके, ताकि वो फिर आपको डाटा दे और फिर आप उससे डाटा शेयर करें। लेकिन जब अपना शेयर करना है तो मैनिपुलेट करके नहीं करना। प्रॉब्लम अगेन ये आती है कि हम अपना देंगे तो फिर छुपा देंगे, गलत कर देंगे फिगर्स के, अच्छा इसको तो क्या पता है कि हम क्या करें। किसी से भी देखिए, ऑथेंटिक डाटा आपको अगर HR का चाहिए ना ऑथेंटिक, तो वो आपको मिलेगा HR से, बाकी या फाइनेंस से मिल जाएगा। बाकी आपको बताएंगे कि अच्छा मुझे नहीं पता, अपनी 20 छुट्टियाँ होती हैं कि 30 होती हैं, बेनिफिट का बता देंगे, सैलरी का कोई किसी को नहीं पता होगा कि हमारी सैलरी रेंजेस क्या हैं, तो इसलिए आपको वो जाना HR के पास पड़ेगा। इसी तरह पॉलिसीज़ ठीक है वो सबको पता होती है, लेकिन जब भी आपने कोई प्रपोजल लेके जाना है कहीं पे भी, मैनेजमेंट के पास या किसी और के पास, इंडस्ट्री बेंचमार्किंग आपके पास होनी चाहिए कि आप जो चीज़ करवाने जा रहे हैं, आपने इसे पैटर्निटी लीव्स ऐड करवानी है तो उसका रैशनल क्या है। से गवर्नमेंट ने ऐड कर दिया अपने मैंडेट में और हमारे 5 कंपेटिटर्स पैटर्निटी लीव्स भी दे रहे हैं, सो आपके लिए खेलना आसान हो जाएगा। अगर आप अगेन खाली जाके बात करेंगे कि हमें ये ऐड करनी है तो क्वेश्चन आएगा कि क्यों, किसी ने रिक्वेस्ट की है, आप कहेंगे नहीं, और फिर ऑटोमेटिकली आपको खुद फील होगा कि यार ये शायद मैंने गलत कर दिया, और फिर आपकी अगली जो प्रपोजल्स है ना वो सारे डाउटफुल होते जाएंगे। सो इसलिए हम क्योंकि प्रिपेयर होकर नहीं जाते तो हमारी जो चीज़ें हैं ना वो वापस आना शुरू हो जाती हैं। उसमें यही है ना कि उसको भी इन रिटर्न डाटा मिलेगा, नॉलेज। सो आप उसे ये कह रहे हैं कि कल को मैं सर्वे कर रहा हूँ पूरी 5-6 कंपनी से, और जो डाटा आएगा वो मैं आपसे भी शेयर करूँगा, तो उनकी कंपनी को भी तो पता चलेगा ना कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, क्या हम अच्छा पे कर रहे हैं नहीं कर रहे, हमारा जो टर्नओवर है उसका रीज़न कहाँ से शायद निकल आए कि लोग एग्ज़िट में फिल करके जा रहे हैं कि सैलरी, तो कौन इतनी सैलरी दे रहा है कि हमारे लोग वहाँ पे जा रहे हैं। लाइक हम लोग हैं ना, तो हम 3-4 कंपनीज में रह के आए होते हैं, तो वहाँ पे दोस्त या कोलीग्स या हो जाते हैं, तो ये ज़्यादा पर्सनल रिलेशन पे होता है कि आप रिक्वेस्ट कर लेते हैं किसी को। और अगेन बात वही है कि ट्रस्ट कायम रखना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने से कहा है कि मैं शेयर करूँगा तो देन यू नीड टू शेयर होलिस्टिकली। जो भी आपका डाटा बन रहा है आप वो ज़रूर शेयर करें। डाटा आजकल कोई इतना कॉन्फिडेंशियल है भी नहीं, हर किसी को पता होता है, आपको काफ़ी हद तक वैसे ही पता होता है कि कौन कितना पे कर रहा है। यस, एम्प्लॉय शेयर करते हैं, इंटरव्यूज़ में पता चल जाता है आपको। तो आप जब इंटरव्यू कर रहे होते हैं, ऑलमोस्ट हर पोजीशन का तो इंटरव्यू होता है ना, तो वहाँ पे आपको पता चल जाता है कि अच्छा इनकी सैलरीज़ की ये ब्रैकेट है। लेकिन एक ऑथेंटिक चीज़ आ जाएगी और कंसोलिडेटेड चीज़ के अच्छा ये है, हम यहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, एंड इफ़ वी नीड टू टेक द नंबर 1 पोजीशन एंड इफ़ वी नीड टू बी नंबर 1 एम्प्लॉयर, तो हमें इस ब्रैकेट को मैच करना है। सैलरी सर्वे होता है ना हर साल, उस सैलरी सर्वे से जो डाटा आता है वो कंपनीज उसको फिर इनकॉर्पोरेट करती हैं, वो अपने बैंड्स को चेंज करती हैं अगर वहाँ पे चेंज करना होता है।
सो वो अब अगर कोई बेनिफिट ऐड करना है वो बेनिफिट ऐड करती है। सो वो हाँ, उसमें से कुछ टोटल 50, 100, 150, 200 कंपनीज होंगी। सो आपकी 99% कंपनीज उसका पार्ट नहीं होती, क्योंकि वन दैट इज़ कॉस्टली, दूसरे लोगों को आइडिया नहीं है कि उसकी वैल्यू कितनी हो सकती है। यस, लेकिन हो रहा है, और ये ग्रेड्स बने हुए हैं, ग्रेड्स की सैलरी रेंजेस बनी हैं, बेनिफिट्स अलॉटेड हैं कि इस ग्रेड पे आके ये बेनिफिट ऐड हो जाएंगे। आप मैनेजर बनेंगे तो आपको से गाड़ी मिल जाएगी, फ्यूल मिल जाएगा। आप सीनियर मैनेजर बनेंगे तो 1300 से 1500 सीसी गाड़ी हो जाएगी। सो वो सब कुछ है, काफ़ी जगहों पे है। सारे ना प्राइवेट फोरम्स हैं, और कोई हर किसी से मुझे आज दिल किया, मैंने अपना एक फोरम बना लिया, 8-10 लोगों को मिलाया और स्टार्ट कर दिया। HR का मीटअप स्टार्ट हो गया। 3 यस कमर्स, वो मैं वही कह रहा हूँ। सो वो फोरम्स पर्सनल है मोस्टली। अगर मैं कहूँ एज एन ऑर्गेनाइजेशन फोरम नहीं, कि जिस तरह कल हम बात कर रहे थे ना कि आप बात करें फाइनेंस की, मार्केटिंग की, उनकी एक तो प्रोफेशनल डिग्रीज़ हैं, प्रोफेशनल बॉडीज़ भी अवेलेबल हैं, तो वहाँ पे चीज़ें काफ़ी वैलिडेट होकर आती। हमारी ये सब कुछ जो है ना वो पर्सनल बेसिस पे चल रहा है। ग्रेजुअली प्रोफेशनल्स आ रहे हैं। पहले HR में आप अभी भी देख लें तो 70-75% वो लोग हैं जो शायद एडमिन में थे, या जिनका पुराना एक्सपीरियंस था, उनके पास प्रोफेशनल डिग्रीज़ या एजुकेशन नहीं थी। सो वो HR को उसी माइंडसेट से लेते हैं कि हमने अगर किसी का इंटरव्यू करना है तो एक हमें उसकी सारी इन्फॉर्मेशन लेनी है, दूसरा हमें ज़्यादा सैलरी जंप देना है 10 to 15%। तो अगर एक एम्प्लॉई 50,000 ले रहा है और मेरे पास ब्रैकेट 2 लाख की है, तो मैं उसको स्टिल 60-70 पे लूँगा। ठीक है, आप उसको ज़रूर देखें, लेकिन स्किल्स को मैच करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो आप अगर आपके पास सैलरी ब्रैकेट बड़ी है और आप इंटरव्यू फिर गलत करें, इसका मतलब मैं माइंडसेट बता रहा हूँ जो हम करते हैं कि हमने ये सैलरी सेव कर ली है, जाके बताएंगे मैनेजमेंट को कि देखें 2 लाख का बजट था, मैं 1 लाख पे बंदा लेके आया हूँ। अगेन मार्केट में नॉर्म भी है कि जी आपने जो जंप करवाना है 20-25% के अंदर रह के करवाना है। दूसरा, हम जाके उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते कि मैं 50 से 1 लाख का जंप क्यों दे के आ रहा हूँ, क्या रिसोर्स के अंदर क्वालिटीज़ थी। क्योंकि हमारे पास अगेन प्रैक्टिसेस नहीं है, हमारा प्रोसेस कोई नहीं बना होता। हम उस लेवल पे, इसलिए हम अपने आप को भी सेव करते हैं कि ठीक है 50 से 75 पे लेके आता हूँ, 2 लाख पे जाऊँगा तो आगे जवाब कौन देगा। तो वो सारे प्रॉब्लम है, हमारी अपनी इनकॉम्पिटेंस है। यस, यू नीड टू डिफाइन द स्ट्रेटजी कि आप किस तरह टर्नओवर रेट को कम करेंगे। आपने उसमें फैक्टर्स आइडेंटिफाई करने हैं, हाउ यू प्रेजेंट योर केस, के वो किस बेसिस के ऊपर आपको वो बजट दें जो आपके लोगों की रिटेंशन के लिए चाहिए। मेरी कंपनी में प्रैक्टिकल भी ये हो चुका है कि मुझे इश्यूज आए कि लड़के टर्नओवर ज़्यादा हो गया उनका, क्योंकि जो इन्फ्लेशन का रेट्स हुआ मसला बना, डॉलर्स की रेट ऊपर चले गए, हर चीज़ महंगाई हो गई, और जो हमारे कंपेटिटर थे वो उन्होंने सैलरी ज़्यादा कर दी। मेरी IT इंडस्ट्रीज़ में तल्लुक़ रखता हूँ, तो हुआ ये कि दूसरों ने आप सैलरी अच्छी पे की, लड़के छोड़ के मूव होना शुरू कर गए। यहाँ हमारे 5 निकलते थे, 25-30 पे चली गई पर मंथ का। फिर सर हुआ ये है कि मैंने सर्वे किया कि क्यों स्टिक टू दिस सिचुएशन। पता ये चला कि सैलरी का इशू है, लोग ज़्यादा सैलरी की वजह से जा रहे हैं, ठीक है, और दूसरी कंपनी ज़्यादा पे कर रही हैं। तो हमने ये किया कि अब उनका सर्वे किया कि जो काम करने वाले थे उनको सॉर्ट आउट किया, जो नहीं कर रहे थे, मतलब ये है कि गपशप PR उन्होंने बढ़ाई हुई तो वो अपना सिस्टम चलाई जा रहे हैं, उनको हमने नोटिस वगैरह दिए, उनको विद इन मंथ हमने उनको टर्मिनेशन कर दी। अब लेट्स वो जहाँ 7 काम कर रहे थे वहाँ उनको 5 कर दिया, और 2 जो टर्मिनेट किए थे उनकी सैलरी उन्होंने डिवाइड कर दी। हुआ ये कि सैलरी बढ़ गई और हमारा टर्नओवर रेट कम आ गया। सो नॉन परफॉर्मिंग के लिए क्या आपने टूल यूज़ किया चेक करने के लिए कौन परफॉर्म कर रहा है कौन नहीं कर रहा? सर हमने मीटिंग्स की, उनके टीम लीड्स को बुलाया, उनके सुपरवाइजर को बुलाया, उनके मैनेजर्स को बुलाया, उनकी एक्टिविटी जो वो शेयर करते रहे डेली बेसिक पे, उनको चेक किया, तो रिजल्ट। और रैंडमली एक साइलेंट ऑब्जर्वर रखा फ्रॉम द लोअर टायर ऑफ मैनेजमेंट कि देख ले टीम लीड अपनी भी बायसनेस शो ना करे। सो फॉर सम पॉइंट खामोशी से ड्यू टू सम रीजन हमने एक आई रखी। जी, डू वी एग्री विद दिस स्ट्रेटजी के अच्छा आपने सॉरी एक सेकंड के 20 बंदे छोड़ के जा रहे हैं तो 5, 10, 20 और भी निकाल दिए, और one of the scenario suggestion
that So, he's क्या getting. आपने क्लास कल- में जा रही है और उसका भी ध्यान रखना है कि हम सर इसमें कुछ चीज़ें ऐड करना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ है वो है इंटरनल जो है प्रमोशन, और दूसरी चीज़ जो है क्या नाम है इंटरनल हायरिंग। इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी अगर हेड काउंट हो 400 के करीब हो, उसमें सी सूट्स की ज़रूरत नहीं होती आपको हॉस्पिटल में। जस्ट आप एक सीईओ के अलावा आप बाकी लोगों को मैनेजर्स लेवल पे रख के वहाँ पे काम ले सकते हो। तो एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसमें उन लोगों ने क्या नाम है सी सूट्स जो है हर डिपार्टमेंट के रखे हुए थे। इसी तरह ही उन्होंने उनमें लोगों को आहिस्ता 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 जो है ले ऑफ किया, और वो ही सैलरीज डिवाइड की बाकी लोगों के ऊपर। आप एक ये चीज़ भी कर सकते हो, और दूसरी आप इंटरनल हायरिंग के ऊपर कर सकते हो कि अगर आप इंटरनल हायरिंग करोगे, लोग वहाँ से मोटिवेट होंगे और उनको पता होगा जी मैंने अब इस लेवल पे जाना है, मेरी सैलरी भी इंक्रीज़ होगी, मेरी जो है जॉब डिस्क्रिप्शन भी चेंज हो जाएगी। तो लोग जो हैं फिर वो इस चीज़ को देखते हुए फिर वो छोड़ कर नहीं जाएंगे। इसी तरह ही आपकी जो है क्या नाम है टर्नओवर रेट भी कम हो जाएगा। और सर हर दफ़ा फाइनेंशियल इशू ही नहीं होते बंदों के, कुछ मतलब रेजिडेंस का भी होता है, खाने का भी होता है। तो हमने भी इस तरह एग्जिट इंटरव्यू किए, बंदों से पूछा कि क्यों जा रहे हैं, तो उन्होंने ये 2 रीज़न ज़्यादा नहीं ये बताएं। कुछ थे जो ज़्यादा सैलरी की वजह से जा रहे थे, लेकिन मोस्टली स्टाफ जो था वो कि हम एक रूम में जी 8-8 बंदे हैं, वहाँ पे 5-6 की कैपेसिटी है, तो एक तो वो कम होना चाहिए, सेकंड जो मैस क्वालिटी है वो ठीक होनी चाहिए। तो इन 2 चीज़ों पे हमने काम किया और उसके बाद जो है वो ठीक टर्नओवर है। रेट कम हुआ। One more चलें। thing we've left with, based on this exit, we do a organizational health survey actually. Organizational की पल्स समझना बहुत ज़रूरी होती है. It's not actually the numbers के वो उस पे जा रहे हैं बजट की वजह से. तो जब आप उनको मौका देते हैं कि they can speak up, तो जब ऑर्गेनाइजेशनल का हेल्थ सर्वे आया तो एक क्लियर पिक्चर आई. उस क्लियर पिक्चर के अगेंस्ट HR रिकमेंड करता है, मैनेजमेंट फिर एक्शन प्लान्स देती है, जो एक फिर वोकल बनता है उस इंडस्ट्री से बाहर भी कि हाँ यहाँ पे हमारी बात सुनी जाती है. वहाँ पे फिर नए लोग भी इंटरेस्टेड होते हैं. बजट्स आप सीज कर दें, अगर आप वहाँ पे अगर फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, आप न्यू हेड काउंट्स को कुछ अरसे के लिए फ्रीज़ कर दें, तो वहाँ पे फाइनेंशियल नंबर आपका कंट्रोल हो गया. हाँ, आपकी इंटरनल पॉलिसीज़ को रिविज़िट करें. फॉर एग्जांपल अगर आप वहाँ पे आप लोगों को गाड़ियाँ देते हैं, मत दें गाड़ियाँ. एक गाड़ी की कॉस्ट पर एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा है, आप उसकी जगह अलाउंसेस पर शिफ्ट कर दें. आपका वहाँ से जो वैल्यू है, जो नंबर्स वाली वैल्यू है फाइनेंशियल वाली, वो वहाँ से कंट्रोल हो गई. सेकेंडली, आपने जितनी भी चीज़ों को, फॉर एग्जांपल आप फ्यूल ओपन दे रहे थे उनको लीटर्स के ऊपर, आप उनको कार्ड्स पे शिफ्ट करें. PSO के जो भी एम्बेसडर्स हैं उसके इसमें ऊपर. क्वेश्चन एंड विल क्लोज इट. क्या आप लोगों ने इसमें देखा कि जो एम्प्लॉय स्विच करके जा रहे हैं वो किस कॉस्ट पे स्विच करके जा रहे हैं? यस यस. लाइक आई डिडंट गेट के किसी ने कहा हो कि अच्छा नहीं, बट नहीं, वो बताया कह रहे हैं, सोल्यूशन में they are going for आपने high वो देखा कि salaries. किस बजट पे वो जा रहे हैं ताकि Yes. आप वो बजट मैच करें. अभी तो आपने सिर्फ बात की कि हमने 10 और को निकाल दिया और उनकी सैलरी डिस्ट्रीब्यूट कर दी. किस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट की, उसका रैशनल क्या था? वहाँ पे अगर एक बंदा 1 लाख से 2 पे जा रहा है तो क्या आपने उसको जो इंटरनल है उसको भी 2 पे कर दिया, क्या किया था? नहीं, जब तो आप- ये इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करवाना कि अच्छा आप, ताकि ऑर्गेनाइजेशन को आप कितना उसकी पेरोल में फिर एडिशन कर रहे हैं. मुझे ऐसे फील हो रहा है कि सब अपने अपना एक्सपीरियंस बता हाँ. रहे हैं. कलेक्टिवली इस सिनेरियो में व्हाट शुड डू, ये कुछ नजर नहीं आ रहा. ये मुझे फील हो रहा, हो सकता है मैं अच्छा, ये जो हम हेल्थ सर्वे कह रहे थे वो एक्शन प्लान के लिए ही था. चले, थैंक यू वेरी मच. टाइम थोड़ा है हमारे पास, तो शुक्रिया. कि जो मेरे पास पॉइंट है वो मैं ये डिस्कस करूँगी कि एक इंक्रीमेंट वो ईयरली हमने देने होते हैं, ठीक है, जिस तरह फाइनेंशियल सिचुएशन है. सबसे पहले अब हेड काउंट कंट्रोल करेंगे कि हम और हायरिंग नहीं करेंगे फॉर द टाइम बीइंग. उसके बाद जो हमने इंक्रीमेंट हम देते हैं 1 साल के बाद, उसको हम चेंज करके लेके आएंगे बाय एनुअली. और हम लोग उसमें मैनेजमेंट को सजेशन ये दे सकते हैं कि हम वही अमाउंट सम अप करके उसी को भी हम बाय एनुअली कर दें. तो एक ज़्यादा मोटिवेशन होती है कि एम्प्लॉयज़ को पता हो कि हमें 6 मंथ बाद ज़्यादा वो इंक्रीमेंट मिलना है या कुछ इस तरह ना. एक हम लोगों ने एक ये सजेशन में देना चाहूँगी इसका. तो इसका मतलब ये जो टर्नओवर रोकना है, आपकी ये सजेशन है कि आप इंक्रीमेंट्स को ज़्यादा कर दें. अच्छा, सो 2 दफ़ा दे दें, उससे लोग रुक जाएंगे. डू वी एग्री? सो व्हाट वी डू इज़ कि हम देखेंगे वो लास्ट टाइम कौन सी एम्प्लॉय कौन सी सैलरी पे जा रहा है, किस बजट पे जा रहा है. सपोज अगर वो 10 के इंक्रीज़ पे जा रहा है, तो हम क्या करेंगे कि हम अपनी कंपनी में अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ के लिए वेरिएबल फैक्टर रख देंगे पे का, जो कि होगा 10 के. ठीक है, इससे क्या करेगा, एम्प्लॉय को पता होगा मुझे 10,000 ज़्यादा मिल जाएगा यहीं से, और अगर मैं अच्छा यहाँ पे परफॉर्म कर रहा हूँ तो मेरी रिकग्नाइजेशन भी हो जाएगी. सो दैट्स वन सजेशन फ्रॉम माई साइड. हम लोग उसको अगर एम्प्लॉई श्योर कंपनी की हालत ख़राब है, ये CFO साहब है. मैं बताती हूँ उन्हें.
पर आपका एम्प्लॉय परफॉर्म भी तो अच्छा कर रहा है, तो अगर वो परफॉर्म अच्छा करेगा तो आपके रेवेन्यूज़ पे कुछ ना कुछ तो डिजिट्स का फ़र्क आ रहा होगा। सो उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी, उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर ही आपकी कंपनी चल रही है। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसमें हम ये कर रहे हैं, एक तो बायएनुअली जो इंक्रीमेंट्स है दैट इज़ इंक्लूडेड इनटू बेनिफिट्स। जब भी कोई एम्प्लॉई स्विच करता है तो वो बेनिफिट्स को कंपेयर करता है, तो वी आर एडिंग वन बेनिफिट के साल के बजाय आपको 6 महीने बाद इंक्रीमेंट मिल जाएगा। और दूसरा जो आपका पॉइंट है कि कंपनी ऑलरेडी कमा नहीं रही, तो हम एम्प्लॉयज़ को एक्चुअली कुछ वो गोल्स दे रहे हैं, असाइन कर रहे हैं, जिससे कंपनी ज़्यादा कमाएगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और उसी पैसों में से हम उन एम्प्लॉयज़ को रिटेन करेंगे, और अगर वो नंबर्स अचीव करेंगे देन दे विल गेट द इंक्रीमेंट। सो इससे रिटेंशन भी हो जाएगी और प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी। एक्चुअली गोल्स वही हैं उनके जो पहले थे, बट उनके साथ एक इंसेंटिव को लिंक कर दिया गया है जिसको हम वेरिएबल पे का नाम दे रहे हैं। दे आर द सेम गोल्स जो जेडी परफॉर्म कर रहे हैं, बट उनके पास कोई मैकेनिज्म नहीं था कि वो उसको मेजर कर लें कि वो कितना परफॉर्म कर रहे हैं या उससे उनको कोई बेनिफिट भी मिलेगा एट द एंड। आई थिंक एक दो और सजेशन है वो भी सुन लें, फिर आप अपनी माइंड मेकअप कर लें। यस, लास्ट मिनट। या सो दूसरी चीज़ हम कर रहे हैं, हम फ्लेक्सिबल अटेंडेंस कर रहे हैं, जिसमें हम वर्क फ्रॉम होम हाइब्रिड मॉडल पे जा रहे हैं, जिससे कंपनी की ऑब्वियसली इक्विपमेंट की कॉस्ट है, एसी की कॉस्ट है, तो या दिस इज गुड। तो इससे एम्प्लॉय भी सेटिस्फाइड रहता है। इफ़ दे वांट टू स्पेंड टाइम एट देयर होम, उन्होंने फैमिली को टाइम देना है, वर्क लाइफ बैलेंस भी हो जाएगा और कंपनी की सेविंग भी हो जाएगी। एंड लास्ट इसमें हम जो कैफेटेरिया वाला मॉडल लेके आ रहे हैं, उसमें जो हम ऑलरेडी बेनिफिट्स दे रहे हैं वो मेडिकल इंश्योरेंस है, मोबाइल है, फ्यूल एंड कार है। हम इन सबको ऑप्शनल कर रहे हैं कि अगर किसी को कैश चाहिए या इंश्योरेंस चाहिए, कैश चाहिए या सिम चाहिए, तो डिपेंडिंग अपॉन द एम्प्लॉई, और कैश चाहिए या कार्ड चाहिए या कार चाहिए या उसको भी कैश अलाउंस चाहिए। थैंक यू सर। सबसे पहले तो देखिए इसमें दो पार्टीज़ हैं, एक तरफ तो जो मैनेजमेंट है और दूसरे एम्प्लॉयज़ हैं, तो हम दोनों को एंगेज करेंगे। सबसे पहले हम मैनेजमेंट के पास जाएंगे और उन्हें बताएंगे कि जो रिसेशन है ये आर्जी है और कुछ देर बाद ये रिसेशन ख़त्म हो जाएगा। तो उनको हम समझाने की कोशिश करेंगे, जो आपके अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं, जो स्किलफुल एम्प्लॉयज़ हैं, अगर हमने उनको रिटेन ना किया तो उससे हमारी कॉस्ट मज़ीद जो है ना बढ़ जाएगी। बार बार जब हम न्यू एम्प्लॉय हायर करेंगे वो भी रिटेन नहीं होगा, वो निकल जाएगा, फिर हायर करेंगे तो उससे एक जो है ना कॉस्ट हमारी बढ़ जाएगी। एक तो उनको हम कायल करेंगे कि कुछ ना कुछ आप जो है ना इंसेंटिव जो है ना वो देना शुरू करें। मेरा किस बेस पे कायल करेंगे? देखें, आप ज़बानी आके फिर आप मुझे कह रहे हैं कि जी लोग चले जाएंगे तो ये होगा, क्यों? लाइक वो तो मुझे पता है कि लोग जा रहे हैं। What I'll do is I'll go to my board and I'll propose R&D budget कि मैं अपने कॉस्ट को कैसे एफिशिएंट कर सकता हूँ, कहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ। I'll buy 6 months time that they'll not take any disaster steps. After that, I'll convince them that my employees are my partners, they're business partners, they're contributing in the partners. और 6 months में जिनकी एफिशिएंसी कम है उनको भी हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। Again, I'll tell them कि भाई अगर हम अपने एम्प्लॉयज़ को लेट गो करेंगे तो अगेन और हायरिंग कॉस्ट अगेन इनकर, और वो इतनी ज़्यादा भी हो सकती है। फिर मैं अपने एम्प्लॉयज़ को क्लासिफिकेशन करूँगा, ये 2 years सर्व कर चुके हैं, ये रेयर स्किल सेट वाले हैं, ये वो हैं। 6 months के बाद जो मेरे पास डेटा आएगा उस लिहाज से हम मज़ीद वो करेंगे। और हम अपने एम्प्लॉयज़ के लिए एक फैमिली डे का बजट अप्रूव कराएंगे, उनको हम जॉब सिक्योरिटी के वो बताएंगे और हम उनको कहें हम आपको ओन कर रहे हैं, वी वांट यू टू परफॉर्म एंड वी वांट यू टू इंक्रीज द सेल्स एफर्ट। बेशक कंपनी के ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ को सेल्स टीम में थोड़ा सा टाइम इनकर करना पड़ेगा मोर। So 2 minutes for the questions. 6 months पे तो जाना ही ना, No, 2 minutes for the question. जो जिसका भी क्वेश्चन है, प्लीज रेज योर हैंड। फर्स्ट के कंपनी के पास ऑलरेडी कॉस्ट नहीं है, दे आर सेविंग बजट, आर&डी का बजट कहां से है? पहली चीज, Okay. दैट इज एडिंग कॉस्ट टू कंपनी, Fine. कॉस्ट पे जा रहा है। Okay. वो किसी की सैलरी में भी जा सकता है। Okay. दूसरा क्वेश्चन ये है कि 6 मंथ्स हमारा गोल था कि हमने रिटेंशन को 20% से 5% पे लेके आना है। Okay. बट जो 6 मंथ्स है वो तो फिर आप 6 मंथ्स का टाइम ले रहे हैं, तो वो तो 20% ही रहेगा 6 मंथ्स। 100 एम्प्लॉइज 20 करके। Fine. You see, I have invested 10 to company board have invested 10 to 15 years to gain their reputation, to build these employees, and they invested on them. This recession is a temporary recession. I have to see foresight कि मैंने बाद में क्या करना है। अब मेरे को 6 महीने अगर मैं नहीं कमाया तो मैंने 15 साल कमाया भी हुआ है। I do have reserve budgets. I have to convince them that they are my assets. 6 months के लिए मैं अपने revenues को बढ़ाऊंगा, cost को efficient करूंगा और इसी बजट से प्ले करूंगा। बट इफ़ आई लेट गो माई एसेट, अगेन मेरी जो है प्रोडक्टिविटी होती है, हायरिंग कॉस्ट इनकर होती है, वो सारे फैक्टर्स भी तो होंगे जो जिन लोगों को कॉस्ट इनकर हो चुकी है, जिन्हें बिल्डअप कर चुके हैं, उनका क्या करेंगे?
ये भी साथ में की है कि हम अपनी सेल्स एफर्ट्स भी बढ़ाएं, मतलब वही जो वर्क फोर्स हमारे पास है हम उनके साथ एक प्रॉमिस कर लेते हैं कि इतना, यही जो पहले भी बात हुई है कि इतनी ग्रोथ हमने लानी है, उसके लिए आप ये एफर्ट्स पुट करेंगे एंड देन उसके अकॉर्डिंगली जो है हम उसको एडजस्ट करेंगे। ये चीज़। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, सो गाइस व्हाट्स द अंडरस्टैंडिंग ब्रॉडर, फिर उसके बाद वो एनालिटिक्स खोलेंगे। सो आई फील कि वी डिडंट गो टू द क्रक्स, और यही प्रॉब्लम जो हम पहले दिन कल से डिस्कस कर रहे हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो क्लियर है कि 20% चला गया है, सो R&D करने की ज़रूरत नहीं है। मैंशनड है कि सैलरी के ऊपर लोग जा रहे हैं। सबसे पहला स्टेप जो है ना, आप इफ़ आई विल रिकमेंड, द स्टेप शुड बी कि आपकी जो कॉस्ट है जो जा रहे हैं वो क्या है, किस कॉस्ट पे छोड़ के जा रहे हैं। आपकी 100,000 से 2 पे जा रहे हैं, 3 पे जा रहे हैं, कितने पे जा रहे हैं, वो बजट कितना है जो आपने वो डेफिसिट को करना है। उसके बाद बाकी सारे डिसीजन होंगे कि आपने 200 लोगों को निकालना था, नॉन परफॉर्मर को निकाल दिया, किसी को भी निकाल दिया, लेकिन कॉस्ट तो कहीं पे चेक ही नहीं की कि हमारे पास वो बजट का क्वेश्चन अवेलेबल भी है या नहीं है। जो हम बात करें कि हम इंक्रीमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, हम प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल्स लेके आ जाएंगे, वो नेक्स्ट स्टेप है। पहला स्टेप तो ये है कि हमारे पास वो कॉस्ट कितनी है जिस कॉस्ट पे हमें रिटेन करना है, कॉस्ट ऑफ रिटेंशन कितनी है हमारे पास। फिर उसके बाद दूसरा स्टेप है कि आपने प्रपोज कर दिया, और अच्छा प्रपोजल था कि से वर्क फ्रॉम होम का मॉडल आ गया, आपने अगेन परफॉर्मेंस बोनस दे सकते हैं कि परफॉर्म करें, ये टारगेट अचीव करें, एंड विल ऐड उतनी ही इन योर सैलरीज। लेकिन जब तक डायग्नोज ही ना करेंगे और वो एनालिसिस नहीं लेके जाएंगे कि हमारा एम्प्लॉई, ट्रेंड एम्प्लॉई 2 लाख पे जा रहा है, हमारे पास 1 लाख का बजट है, 1.5 तक जा सकते हैं, हम ये प्रपोजल्स दे रहे हैं ताकि आपकी जो बॉटम लाइन है वो भी हिट ना हो और हम टॉप लाइन भी अचीव कर सकें। सो जब तक नंबर्स को एनालाइज ही ना करेंगे कि वो कॉस्ट ऑफ रिटेंशन क्या है, तब तक आप ये जितने भी अगेन सोल्यूशन लेके जाएंगे दिल बैकफायर। बट सर R&D हर ऑर्गेनाइजेशन है करें, R&D करें। पॉइंट इज कि जो आपका वो भी हो रहा है। अभी इशू जो चाह रहा है ना, वो इशू ये है कि आपने रिटेंशन करनी है, आपके सारे रिसोर्सेज छोड़ के जा रहे हैं। सबसे पहला इमीडिएट स्टेप, R&D तो ठीक है चलती रहेगी, प्रोसेस एफिशिएंट आपने करना है 3-6 महीने में। अभी सबसे पहले तो आपने ये करना है ना कि जो आपका ट्रेंड रिसोर्स हैं वो हर महीने 10, 15, 20 निकल के जा रहे हैं और उनकी जगह आप नए रिसोर्स रख रहे हैं। तो R&D तो चलती रहेगी, लेकिन वो जो छोड़ के जा रहे हैं वो किस कॉस्ट पे छोड़ के जा रहे हैं, उनकी हायरिंग कॉस्ट कितनी है, उनकी रिटेंशन कॉस्ट कितनी है, वो जब वापस आ रहे हैं तो ट्रेनिंग कॉस्ट जो नए रिसोर्स हैं वो कितनी है, वो बजट लेके जाएं, उस पर रैशनलाइज कराएं वो, और फिर प्लान आप बनाएंगे कि अच्छा हम इंक्रीमेंट दे देते हैं, साल में 2 दफ़ा देना था तो 1 दफ़ा दे देते हैं, हमने बोनस देना है, हमने इंसेंटिव देना है। चौथी अच्छी ऑप्शन स्टॉक्स। सो ऑफर एम्प्लॉई स्टॉक्स के आप यहाँ पे रहेंगे तो इतने का स्टॉक आपका है, साल के बाद स्टॉक की वैल्यू इतनी हो जाएगी, तो रिटेंशन आपकी स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। उस टाइम पे मैं इस टाइम पे कैश नहीं दे रहा, मेरे पास इक्विटी पड़ी हुई है, वो इक्विटी 4 साल में उसका वेस्टिंग पीरियड है, मैंने आज तो कुछ पे ही नहीं करा, कुछ इन्वेस्ट ही नहीं किया मैंने मेरे पास इक्विटी थी, एम्प्लॉय का पोर्शन पड़ा है, मैंने उनको दे दिया है। उनको पता है कि कंपनी परफॉर्म कर रही है, और जिस तरह बात करें कि रिसेशन टेम्परेरी है, तो 4 साल के बाद इस $10,000 की या $5,000 की वैल्यू $50,000 हो जाएगी। हायरिंग एंड रिटेंशन के लिए ग्लोबली इक्विटी बहुत यूज़ होती है, पाकिस्तान में क्योंकि नहीं है इसलिए वो यूज़ नहीं होती। पब्लिक शेयर फ्लोट करते हैं, इक्विटी नहीं देते ये स्टॉक, स्टॉक्स, मैं एम्प्लॉई स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये भी आपकी मैनेजमेंट ने डिसाइड किया होता है, जिस तरह से कुछ कंपनीज से क्या कि 5% या 10% हम एम्प्लॉयज़ को देंगे, बाकी होगा, तो वो डिसाइड हुआ होता है वहाँ पे कि आपने इतना पूल जो है ना वो एम्प्लॉयज़ को देना है, आप उसी पूल से दे रहे हैं, और आपका सेव जो टॉप परफॉर्मर है आप उसको डबल दे सकते हैं। 5-10% का पूल, 5% का पूल होना चाहिए, और वो बहुत पूल होता है। 5% इज़ मोर देन इनफ फॉर 100 एम्प्लॉयज़। वो उसमें से आप से $5,000 भी दे देंगे तो बहुत बचा है। जब आपने डिसीजंस करवाने हैं ना स्पेसिफिकली, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, रेवेन्यू पर एम्प्लॉई। और ये आपको खुद पता होना चाहिए कि रेवेन्यू पर एम्प्लॉई बढ़ रहा है या कम हो रहा है। आप इंक्रीमेंट्स की बात करने जा रहे हैं और सीन आगे ये है कि आपका रेवेन्यू पहले ही डाइल्यूटेड है और पर एम्प्लॉई पिछले महीनों से कम हो रहा है, प्रॉफिट कम हो रहा है। सो ये वाली चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आपकी ओवर टाइम कॉस्ट कितनी है, आपकी रिक्रूटमेंट कॉस्ट कितनी है, रिक्रूटमेंट का लीड टाइम कितना है, कहीं पे मैयर नहीं करते हम, बस हायरिंग पे हायरिंग 200 पोजीशंस महीने में क्लोज हो जाती हैं,
ये नहीं पता चलता कि कितने दिन के अंदर क्लोज हो रही हैं पोजीशन। सो वो है। उसके अलावा अगेन एम्प्लॉयज़ की एब्सेंस कॉस्ट कितनी है, स्पेसिफिकली प्रोडक्शन सेक्टर आपका जहाँ पे, और स्पेसिफिकली जहाँ पे पर पीस में हो रही है। सो एक अगर एम्प्लॉय एक दिन नहीं आया तो इसका मतलब है कि से आपके 10 पीस अगर बनते थे तो 10 पीस नहीं बने, 10 पीस नहीं बने तो उनकी कोई एक रेवेन्यू कॉस्ट है जो हिट हुई है कहीं ना कहीं। सो ये जब आप फिगर्स ट्रांसलेट करके बताएंगे ना तो फिर चीज़ें ईजी होना शुरू हो जाएंगी। फिर पता चलना शुरू होगा कि जो लेट आना है उसकी कॉस्ट कितनी पड़ रही है कंपनी को, जल्दी जाने की कितनी कॉस्ट पड़ रही है, लीव्स की कितनी कॉस्ट पड़ रही है, हो क्या रहा है। सो हर चीज़ अगेन कहीं ना कहीं नंबर्स में या रेवेन्यू में या कैश वैल्यू में ट्रांसलेट हो जाएगी। अच्छा ये कुछ है अगेन वो चीज़ें जो आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन की हेल्थ बता रही होंगी कि अच्छा हमारे पास यंग हैं ज़्यादा, आपके पास मेल की सैलरी कितनी है, अगर आप यहाँ पे आए ये डेडिकेटेडली सैलरी एंड बेनिफिट्स का है। सो आप डिपार्टमेंट वाइज कितनी सैलरी डिस्बर्स कर रहे हैं, फ्यूल पे कितनी कॉस्ट लग रही है, यहाँ से पता चलेगा कि अच्छा कौन सा डिपार्टमेंट कितनी कॉस्ट ले रहा है। फॉर एग्जांपल अब आप देखेंगे कि रेवेन्यू में सबसे बड़ा शेयर सेल्स का है लेकिन सैलरी सबसे कम शायद उनको पे हो रही हैं। रेवेन्यू में सबसे बड़ा इसी तरह से कॉस्ट में सबसे बड़ा शेयर आपको पता चल जाएगा कि फाइनेंस जो है मे बी वो सबसे बड़ा कॉस्ट कंट्रीब्यूटर है। जो बाकी सबके ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप कॉस्ट लगा रहे हैं, उनके एम्प्लॉयज़ के पास सबसे बड़ा कॉस्ट का एलिमेंट जा रहा है। अच्छा ये एचआर देख रहे हैं इस बात? ये बिल्कुल एचआर देख रहा है। एचआर नहीं देखता, इसी वजह से तो फाइनेंस देख के अपनी मर्जी की डिसीजन करवा देता है कि 4 बंदे इस साल कोई इंक्रीमेंट नहीं लगेगा, इस साल हायरिंग कोई नहीं होगी, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता। मींस के जो ये रोल एचआर का था ये फाइनेंस के पास चला गया या अनइंटेंशनली? फाइनेंस के पास ये रोल था क्योंकि एचआर था ही नहीं। एचआर ये रोल ले रहा है लेकिन बहुत स्लो प्रोसेस है, क्योंकि अगेन अभी तक एचआर जो है कॉम्प एंड बेन स्पेसिफिकली वो सैलरीज बना के बस दे देता है फाइनेंस। डाटा आपने लेना है चाहे किसके पास भी, फाइनेंस के पास है, एचआर के पास, आप तो डाटा लेके उसके बेस पर डिसीजन करवाना। बट ईआरपी मैंने डिजाइन करा ली और वो रोल मैंने फाइनेंस को लोकेट कर। किस चीज़ का रोल? ये जो कंपनसेशन उसका ये फाइनेंस डिपार्टमेंट दे रहे हैं। अब अगर आप एचआर पे शिफ्ट करेंगे, कॉम्प एंड बेन एचआर का एरिया, फाइनेंस डिसबर्स कर रहा है। ठीक है, फाइनेंस डिसबर्स करता है, बाकी डिसाइड करना क्या कॉम्प एंड बेन होगी, कितनी होगी, कितनी मिलेगी, क्या शिफ्ट करना है नहीं करना, वो एचआर करता है और फाइनेंस के साथ मिलके करेगा, क्योंकि उनके पास बजट्स और वो सारी फिगर्स अवेलेबल हैं कि अच्छा हमारे पास इस साल रूम टू प्ले कितना है। लेकिन हम उनके साथ हैंड टू हैंड चलेंगे। देखिए कॉम्प एंड बेन इज़ एचआर's एरिया। हाँ हमारे पास हमने बताना है बैंड क्या होगा, ब्रैकेट क्या होगी, लेकिन अगेन ये फाइनेंस के साथ हैंड इन हैंड होगा, क्योंकि ओवरऑल जो कॉस्ट या जो रेवेन्यू की कस्टोडियन है ना, पैसे का कस्टोडियन वो फाइनेंस है। आप सही कह रहे हैं। इसको आपने जिस तरह करना है उस तरह कर सकते हैं। मैट्रिक्स अवेलेबल हैं, सैलरी का परसेंटेज कहाँ पे है, उसमें कितना परसेंटेज आपके पेरोल के अंदर बेनिफिट्स का है, वो रेशियोज निकाल सकते हैं। वहाँ से ऑप्टिमाइजेशन हो सकती है। आप ये देख सकते हैं कि किस लेवल के ऊपर कितनी सैलरी सबसे ज़्यादा डिस्बर्स हो रही है, कौन सा डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा पेरोल के अंदर कंट्रीब्यूटर है, और फिर अगेन जितना डाटा आपके पास होगा आप उससे प्ले कर सकते हैं। रेवेन्यू का अगेंस्ट मैप कर सकते हैं कि रेवेन्यू का ये फिगर था, इस डिपार्टमेंट की पेरोल कॉस्ट ये है, सो अगर मेरी ओवरऑल पेरोल कॉस्ट 15% है तो उसमें से 8% इस डिपार्टमेंट का शेयर है और बाकी 7% बाकियों का शेयर है। और फिर उसमें भी फर्दर कि उसके एम्प्लॉयज़ कितने हैं। सो एम्प्लॉयज़ से उनके एम्प्लॉयज़ हों 150-200 और बाकियों के 40-50 एम्प्लॉयज़ हों, तो वो पर एम्प्लॉई उनका शेयर शायद कम पड़े, हमारा पर एम्प्लॉई शेयर ज़्यादा होगा। तो जितना ज़्यादा आप डाटा को, पहली चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि डाटा होना चाहिए। हमारा एक सबसे बड़ा डिलेमा ये है कि बीइंग एचआर हमारे पास डाटा ही नहीं होता और हम डाटा इनपुट भी नहीं करते सिस्टम्स के अंदर। हमारे सिस्टम बड़े वीक किस्म के, बड़े बेसिक किस्म के हैं। उन सिस्टम्स में डाटा कोई भी नहीं होगा, होगा तो बड़ी बेसिक चीज़ें बस ऐड कर देंगे। हमेशा सबसे पहली कोशिश ये करें कि आपके पास एम्प्लॉई का सारा डाटा हो, दूसरा आपके पास कॉम्प एंड बेन का सारा डाटा हो। जो एक्सपेंस हो रहा है फाइनेंस से लें, डायरेक्टली बुक कर रहे हैं उनसे मंगवा लें, महीने के एंड के ऊपर एक्सेल में मंगवा लें, वर्ड किसी में ही मंगवा लें। अपना रिकॉर्ड पहले पूरा करें, चाहे ईआरपी है नहीं है, लीव इट।
लेकिन उनसे डाटा लें कि एम्प्लॉई की कॉस्ट क्या आ रही है। कुछ कॉस्ट वो डायरेक्टली बुक कर रहे होते हैं कि ट्रैवल कई दफ़ा फाइनेंस डायरेक्टली डील करता है, डायरेक्टली ट्रेनिंग की कॉस्ट डायरेक्टली डिस्बर्स हो जाती है, ट्रेनिंग की फ़ीस डायरेक्टली डिस्बर्स हो जाती है, कैफ़े की जो चार्जेस है वो डायरेक्टली डिस्बर्स हो जाते हैं। सो वो लें कॉस्ट, डिवाइड करें कैफ़े की कॉस्ट को हर एम्प्लॉई के ऊपर, गिव एम्प्लॉई एंड मैनेजमेंट विजिबिलिटी के ओवरऑल एम्प्लॉई हमें 50,000 में पड़ रहा है, सैलरी तो 25 है प्लस 25 आर द बेनिफिट्स। आपके पास बहुत सी चीज़ें, आप पहले बेसिक सा डैशबोर्ड जाके प्रेजेंट करें, कोई बड़े एडवांस करने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक सा पहला स्टेप वही है। पहला स्टेप आप सिर्फ बेसिक सा डैशबोर्ड बनाएं और जाके दिखाएंगे जी हमारी ये चीज़ें चल रही हैं, हमारा पेरोल का ये फैक्टर है, ये उसके अंदर कंट्रीब्यूशन है हर डिपार्टमेंट की। रेवेन्यू शायद आपको फाइनेंस ना दे कि जी हमें रेवेन्यू फिगर नहीं देना, बड़ा स्लो एंड स्टडी सा है, स्टेप को कहीं पे दे भी देंगे, क्योंकि आप मैनेजमेंट को जाके विजिबिलिटी दिखाएंगे कि देखिए जी पर एम्प्लॉई रेवेन्यू पिछले साल 1,000 था, इस साल 2,000 हो गया। तो जब आप कह रहे हैं ना कि बंदे कम हायर करो, हमारा तो रेवेन्यू ऊपर चला गया, सो इसका मतलब है हायरिंग क्वालिटी की हो रही है। दूसरा डायरेक्ट इम्पैक्ट, आपने ट्रेनिंग करवाई एंड दे आर आस्किंग यू कि अच्छा ट्रेनिंग करवाई तो रिजल्ट क्या है, रेवेन्यू पर एम्प्लॉय निकाल के दें कि 3 महीने पहले रेवेन्यू पर एम्प्लॉय 1,000 रुपये था, ये ट्रेनिंग के बाद 1,500 रुपये हो गया। मतलब वही बात है कि जितना डाटा जितना ट्रांसलेट करवाएंगे ना डाटे को, और ये आपको खुद अंडरस्टैंडिंग आहिस्ता खुद सवाल पूछेंगे पहले अपने आप से कि हम कहते थे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में तो फीमेल्स की बहुत रेशो है। जब आप डाटे को ड्रिल डाउन करेंगे तो पता चलेगा कि जो टॉप की 4 ग्रेड्स हैं वहाँ पे तो फीमेल है ही कोई नहीं, सिर्फ बॉटम के ग्रेड्स में है। आप रिलीजन पे जब करवाएंगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा हमारे पास तो जो जितना भी नॉन मुस्लिम फॉर एग्जांपल है वो एक स्पेसिफिक ग्रेड के अंदर ही है उसके। सो जितना ज़्यादा प्ले करेंगे ना उतना ज़्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि स्ट्रेटजी बननी है। पूरी एक्सरसाइज के बाद यू नीड टू फोकस कि क्या हम लीड कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं या लैगिंग में है, और वो स्ट्रेटजी फिर आपकी ये सारी चीज़ फिर आपकी अगली स्ट्रेटजी डिफाइन करने में पता चल। यस, आप जब कंपेटिटर्स का एनालिसिस कर लेंगे कि हम 100,000 पे कर रहे हैं और हमारा टोटल कॉम्प सारा कुछ मिला के 1,25 बनता है और कंपेटिटर जो है वो मिनिमम ही 1,25 पे कर रहा है, तो इसका मतलब है कि हम लैगिंग पे हैं। सो हमने डिसाइड करना है कि हमने दरमियान में चले जाना है। ठीक है, हम मैच कर लेते हैं, हम अभी लीडिंग पे नहीं जा सकते क्योंकि हमारे पास वो फाइनेंशियल मसल नहीं है। प्लान बन सकता है कि 3 साल में हमने पेरोल लीडर बनना है। सो हम वो फिर डिवाइस कर सकते हैं कि ठीक है इस साल हम 10% जॉब देंगे, अगले साल क्योंकि हमारे रेवेन्यूज़ अच्छे हैं, प्रोजेक्शंस अच्छी आ रही हैं, हम 20% जॉब लेके उनसे ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। तो वो ग्रेजुअल फिर आप डिसाइड करेंगे, लेकिन अगेन बेस्ड ऑन डाटा। बजट तो ये है कि देखिए साल के शुरू में हमने बजटिंग की रिसेशन के टाइम कि हमें 100,000 से हमें 10 एम्प्लॉइज़ चाहिए इस साल के अंदर मज़ीद, हम इतना इंक्रीमेंट ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल 10% पेरोल का जो है वो इंक्रीमेंट जाएगा तो उसका एक बजट निकल आया, इतनी ट्रेनिंग की कॉस्ट होगी, इतनी इसकी कॉस्ट होगी, और एक कॉन्टीजेंसी में कुछ बजट के 500,000 हमने रख लिया। अच्छा हमें कुछ दरमियान में इवेंट करवाना है या हमें कोई मिड ईयर इंक्रीमेंट पास ऑन करने हैं, कुछ भी करना है, तो हम इस पूल को यूटिलाइज़ करें।